समझिए हमारा क्वेश्चन क्या है। सेक्शन 7 खुद अपने आप में कुछ नहीं है, ये प्योरली एक्सप्लेन कर रहा है किसे, सेक्शन 6। सेक्शन 6 कहता है कि अगर एक व्यक्ति है जो समय शुरू होने से पहले यानी कॉज ऑफ एक्शन शुरू होने से पहले क्या है, डिसेबल है, तो समय तब तक शुरू नहीं होगा जब तक उसकी डिसेबिलिटी सीज नहीं हो जाती। यहाँ से जब डिसेबिलिटी खत्म होगी उससे उसका समय मिलेगा जितना भी 1 साल, 3 साल, 12 साल, 15 साल। ठीक, पर्सन यह उठता है सेक्शन 7 के अंदर कि अगर प्लेंटिफ एक नहीं 3-4 है और उनमें से एक क्या है, डिसेबल है, तो बाकी लोगों के विरुद्ध समय चलना शुरू हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा सर। आधों को लगता है हो जाएगा, आधों को नहीं। क्या आप सर्वसम्मति कर सकते हैं इसमें कोई आपस में मिलके? सर्वसम्मति हो सकती है क्या? एक चीज बता दो ताकि पढ़ाना नहीं पड़े। हाँ, स्थिति अलग अलग है सर जी। स्थिति में हो जाता है, कुछ स्थिति में नहीं। किसके लिए सहमति जरूरी है? यहीं फंस गए आप। देखिएगा, इसे पढ़ने में लगता है कई नहीं, ये आप गलत, फिर एग्जाम्पल मेरे आप लेके बैठ गए, ये आप गलत जा रहे हैं। फिर से समझिए, जो लोग नहीं समझ पाए थे पहले, आराम से ध्यान से। इसमें देखा जाता है कि आपका A, B, C ये 3 लोग हैं मान लीजिए, है ना, 3 दोस्त हैं मान लो। इन तीनों ने मिलके D नाम के व्यक्ति को 50,000 रुपए उधार दिए। क्लियर? क्या ये D ये 50,000 रुपए लौटा देगा तो D को क्या मिलेगा? सोचिए पहले आराम से। A, B, C ने मिलके पैसे किसे दिए थे? D को उधार। ठीक है, कितने रुपए? 50,000 रुपए। और 1 साल में लौटाने की बात थी। इसने 1 साल में नहीं लौटाए तो इन तीनों का राइट बनता है, तीनों एक साथ वाद ला सकते हैं। ये तो हमें समझ आ रहा है। ये अगर ये 50,000 रुपए लौटा देता है तो डी क्या होता है? अब डी को क्या मिल रहा है? फ्री होता है अपने दायित्व से। क्या होता है, इस बात को ध्यान में रखिए। डी क्यों दे रहा है पैसे वापस? उसकी लाइबिलिटी बनती है ना एक, कि पैसा वापस लिया जाए। वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत बनती है, वो ट्रस्ट के तहत बनती है, जैसे भी बनती है, उसकी एक क्या बन रही है? लाइबिलिटी है कि वो अपने पैसे देगा तो उसका क्या हो जाएगा? वह अपने ऋण से उन्मोचित हो जाएगा। डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। वर्ड क्या यूज हो रहा है? डिस्चार्ज। हिंदी वाले ध्यान रखिए, उन्मोचन। अगर ये इन्हें पैसा देता है, पैसा देते ही क्या हो जाएगा? अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाए। यही तो है। अब इस धारा को समझने के लिए ये बात समझिए, अगर इनमें से बी मान लो पागल है, बी क्या है? पागल है, माइनर है, कुछ भी मान लो। अगर ये डी इन्हें पैसा देता या नहीं देता, दोनों ही सिचुएशन में अगर ए और सी मिलके इसे क्या कर सकते हैं? इसकी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर सकते हैं। एलिजिबल है तो समय का चलना शुरू हो जाएगा कॉज ऑफ एक्शन आते ही। और अगर ये डिस्चार्ज करने के लिए सक्षम नहीं है तो समय का चलना शुरू नहीं। सर नहीं समझ आई बात? आई नो नहीं आई। पहले ये बनानी भी जरूरी है, सीधा समझ आता भी नहीं। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है ये, है ना, इसमें आप फंस गए। बात ये है ना, ये एग्जाम्पल इसलिए दिया जाता है ताकि समझाए। आप अपने घर देखते हैं, सारे लोग घर में किसकी चलती है? अगर घर में दादाजी है तो दादाजी की, पिताजी है तो पिताजी। हालांकि इनडायरेक्टली मदर की चलती है, पर डायरेक्टली बात कर रहा हूँ समाज को दिखाने के लिए, है ना, पिताजी की चलती है। बिजनेस वगैरह भी कौन संभालता है? अगर घर का, आप में से कई लोग होंगे जिनके अभी भी जॉइंट फैमिली चल रही है, पुराना काम चल रहा है ना, पापा के भाई या दादा के भाइयों के बेटे, सबका एक ही बिजनेस चल रहा है ना। उस बिजनेस से किसी ने, डी नाम के व्यक्ति ने 1 करोड़ रुपया उधार लिया। ठीक है, डी की लाइबिलिटी बनती है आपके अनडिवाइडेड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को 1 करोड़ रुपए देने। आपकी फैमिली में कितने लोग हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं। मैं कितने भी बनाऊं? 10, 20, 50। हाँ या नहीं? 4 भी, 10 भी, 15 भी, 20 भी। उनमें से मैन कौन है?
दादाजी कौन है? ए। बाकी उनके टाबर, फिर उनके टाबर, फिर उनके टाबर, उनमें से एक आप भी हैं। दादाजी क्या इसे बिना पैसे दिए भी फ्री कर सकते हैं क्या? डी को कोई बात नहीं यार, तूने नहीं दिए, आप कुछ बोलोगे क्या? सोच के देखिए, आप अपने पे एग्जांपल लीजिए। नहीं बोलेंगे। आधों को तो पता ही नहीं है कि हमारे बिजनेस में किससे पैसा लिया है, किससे दिया है। आप उस बिजनेस के हिस्से तो हैं, पर आपका कोई लेना देना है नहीं। बड़ी आपको पॉकेट में नहीं मिलती है, बस इतना ही लेना देना है। आपका बिजनेस है आपका फैमिली बिजनेस, पर आपका कोई लेना देना नहीं। कई लोग होंगे जैसे पिताजी वगैरह, उन सबसे पूछ के ही ये काम होता है। तो ये दादाजी क्या इन्हें डिस्चार्ज कर सकते हैं? उनमें एक आप हो जी, वो क्या है? माइनर है या तो, या पागल है, और या जड़ बुद्धि है, जादू। आप क्या हैं? डिसेबल है। सोच के देखिए, क्या आपकी परमिशन की उन्हें जरूरत थी क्या इतने लोगों को कि इन्हें 1 करोड़ रुपए से फ्री कर दे कि भाई नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे? या ये पैसा देता तो इसे फ्री कर दे कि हाँ तेरी लाइबिलिटी अब खत्म? आप सही होके आए हैं, मेरे को क्यों नहीं दिए तूने पैसे, इनको कैसे दे दिए, ऐसा कह सकते हैं क्या? तो आपकी इसमें इज्जत कितनी है? आपकी वैल्यू कितनी है? क्या इस डिस्चार्ज करने में आपका कोई रोल है क्या? तो जब डिस्चार्ज करने में रोल नहीं है, तो वाद लाने में भी आप इतने इंपॉर्टेंट है? तो आपका बहाना लेके ये कह सकते हैं क्या कि क्योंकि वो डिसेबल था इसलिए हमने वाद नहीं लाए? तो यानी अगर वो व्यक्ति जो डिसेबल है उसकी परमिशन के बिना ये लोग इसे क्या कर सकते हैं? फ्री कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं अपनी लाइबिलिटी से। पैसे देने पे या पैसे नहीं देने पे ये फ्री कर सकते हैं। तो इनका समय क्या हो जाएगा? भले ही आप डिसेबल हैं, बाकी तो एबल है, समय चालू रहेगा। आपकी डिसेबिलिटी से समय रुकेगा नहीं। पर इधर देखिए, यही सटक जाए डोकरा, अब तो जरूरत है। जो मैन आदमी था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, जिसे कर्ता बोलते हैं, वही सटक गए। तो क्या बाकी लोग मिलके इन्हें डिस्चार्ज दे सकते थे? क्या फ्री कर? कोई बात नहीं दिया, नहीं मैन आदमी। तो क्या मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझिए। मैन बेस क्या निकलता है इस बात का? क्या बचे हुए लोग सामने वाले को फ्री कर सकते हैं उसकी लाइबिलिटी से? अगर हाँ, तो समय भी चलेगा। अगर उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो डिस्चार्ज नहीं कर सकते, तो समय, जब तक वो व्यक्ति जो डिस्चार्ज करने के लिए एलिजिबल नहीं होता, तब तक समय भी नहीं। यही अगर ये दादाजी क्या है, समय होने से पहले पागल है। अब कोई माइनर मत बोल देना ना। तो समय शुरू नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक दादाजी एबल ना। ऐसा क्या है सर? ये सिंपल सी बात कर रहे हैं कि ये पैसा दे किसे? इन्हें देगा तो ये फिर भी क्लेम करता रहेगा। मैन जो व्यक्ति आपको आपकी लायबिलिटी से फ्री कर सकता है, वो सही है क्या? अगर वो सही है तो समय चलता रहेगा, वो सही नहीं है तो समय रुक। क्लियर? यहां पे सही कौन नहीं है? आप सही नहीं है, आपका कोई लेना देना है। वो पैसे दे तो भी आप डिस्चार्ज कर सकते हैं क्या उसे उसकी लायबिलिटी से? ये लोग आपके बिना कर सकते हैं? जी हाँ। तो समय चलता रहेगा। दादाजी नहीं है तो वो उनके बिना आप लोग क्या इसे फ्री कर सकते हैं इसकी लायबिलिटी से? नहीं। तो समय नहीं चलेगा। सिंपल सी बात। यदि वह व्यक्ति जो डिसेबल है उसकी सहमति के बिना, उसकी कॉन्करेंस के बिना आप सामने वाली पार्टी को क्या कर सकते हैं? उसकी लायबिलिटी से डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो समय चलेगा। उसकी सहमति के बिना डिस्चार्ज नहीं कर सकते तो समय नहीं चलेगा। आइए लैंग्वेज पढ़ते हैं, फिर समझते हैं वापस। सेक्शन 7, डिसेबिलिटी ऑफ वन ऑफ सेवरल पर्सन। लैंग्वेज में फंसिएगा मत, थोड़ा सा फंसाने की प्रयास इन्होंने किया है। हम पहले इसीलिए समझें ताकि लैंग्वेज हमें ना पकड़ पाए। वेयर वन ऑफ सेवरल पर्सन जॉइंटली इंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट ए शूट और मेक एन एप्लीकेशन। यानी ये भी केवल काय पे लागू हो रहा है? शूट और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। यानी ए और C2
याद रहेगा? यानी सेक्शन 6 के साथ ही तो चल रहा है, उसी का एक्सप्लेनेशन है, तो उन्हीं पे ही लागू होगा, अलग से क्या है। इधर देखिए, लैंग्वेज को यहां फिट करिए। वेयर वन ऑफ सेवरल पर्सन जॉइंटली इंटाइटल, ये बहुत सारे लोग हैं, जॉइंटली इंटाइटल है टू इंस्टीट्यूट ए शूट और मेक एन एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन और डिक्री इज एनी अंडर सच। इनमें से एक व्यक्ति क्या है, तो हम अभी किसे ले रहे हैं पहले, डिसेबल जी को। जब कई व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति क्या है, डिसेबल है, लीगल डिसेबिलिटी है, तीनों में से कोई भी, ठीक है। एंड डिस्चार्ज कैन बी गिवन विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ सच पर्सन, जो पागल है, जो डिसेबल है, उसकी सहमति के बिना अगर क्या दिया जा सकता है, डिस्चार्ज दिया सकता है। यानी सामने वाले को क्या कर सकते हो आप, फ्री कर सकते हो। किसके बिना फ्री कर सकते हो, इसकी सहमति के बिना। अगर आप लोगों में इतनी ताकत थी तो आप वाद भी ला सकते हो, हाँ या ना? तो आपके विरुद्ध समय रुके, इसकी डिसेबिलिटी कोई बहाना नहीं बनेगी, समय चलता रहेगा। आइए, वेयर वन ऑफ सेवरल पर्सन जॉइंटली इंटाइटल्ड टू इंस्टीट्यूट शूट और मेक एन एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री इज अंडर एनी सच डिसेबिलिटी। एनी सच मतलब जो सेक्शन 6 में हमने बताई है, उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, तो वहीं से लेनी पड़ेगी। एंड ए डिस्चार्ज कैन बी गिवन विदाउट द कॉन्करेंस ऑफ सच पर्सन, इसकी सहमति के बिना ये लोग क्या कर सकते हैं, अगर इसे फ्री कर सकते हैं। टाइम विल रन अगेंस्ट देम ऑल, समय इनके विरुद्ध चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग इतने एलिजिबल थे कि इस केस में वो पैसा देता तो उसे डिस्चार्ज कर सकते थे, बिना पैसे भी डिस्चार्ज कर सकते थे, तो इतने एलिजिबल भी ये हैं कि वह वाद ला सकते थे। इसकी सहमति की अगर सामने वाले को फ्री करने में जरूरत नहीं है कि चल तूने नहीं दिए तो नहीं दिए, जब इसकी जरूरत ये कहने में नहीं है तो वाद लाने में तो इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। समझ आ रही है ये बात? कई लोग हैं जो अभी भी बत्ती नहीं जला पा रहे हैं। समझिए, डिस्चार्ज का मतलब हुआ क्या इसकी परमिशन के बिना ये लोग इसे फ्री कर सकते हैं क्या, सामने वाले को जिस पे वाद लाना है। फ्री मतलब इसे मान लो मांगते हैं 50 लाख रुपए कि कोई बात नहीं, तूने नहीं दिए तो नहीं दिए। सर वो जब पैसे दिए थे उनके पास कोई लिखित में तो होगा ना भी, अगर मैं ना रहूं तो इनको भी पैसे दे सकते हैं, यानी नाम के थ्रू होगा सर। सारे कॉन्ट्रैक्ट लिखित नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन ऑरल और इन राइटिंग। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि सब में लिखा। ये तो मुझे क्या करना होता, आप लोगों को समझाना नहीं होता तो ऐसी बात बोल देता, उससे क्या होता कि मेरा झंझट खत्म हो गया, उसमें लिखा होगा और उससे नहीं, जरूरी नहीं है। कोर्ट देखेगा, कोर्ट का दिमाग है, कोर्ट देखेगा क्या वास्तव में इन लोगों द्वारा ही। ऐसे मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है, जानते हैं, उसके अंदर 3 लोग हैं, ए बी और सी। इनमें से एक्टिव पार्टनर ए है। एक्टिव पार्टनर जानते हैं, जो पूरे मामले को वही संभालता है, डील वही करता है, किसी से कांटेक्ट करना है, सौदा करना है कि ये जमीन कितने में, 1 लाख में, है ना, तो उसके ही हाथ में है सारा। अब ये पागल हो जाए इसमें तो कोई लेना देना ही नहीं है, केस चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये अकेला ही सक्षम था सामने वाले को डिस्चार्ज करने में, काम करवाने में, काम रुकवाने में, सब कुछ करने में। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव पार्टनर है। या ये पागल हो जाए तो ये दोनों कुछ काम के नहीं है, तो वेट करना पड़ेगा जब तक ये सही नहीं हो। ये एग्जाम्पल है केवल, आप लोग फंस जाते हैं एग्जाम्पल में। यहाँ सिंपल सी बात क्या है कि क्या एक व्यक्ति जो पागल हुआ है, जो बच गए, क्या वो लोग सामने वाले को उसका कार्य करने या नहीं करने, कैसे भी फ्री कर सकते हैं क्या उसकी लाइबिलिटी से? क्या ये सही होके बोलेगा क्या तूने इनको कैसे दे दिए पैसे, मेरे को देने थे? इतनी ताकत है क्या इसमें? नहीं, तो बात खत्म। इसके पागल होने से समय रुकेगा नहीं। पर यहां पागल कौन हो जाए? खुद एक्टिव पार्टनर हो जाए, जो मेन व्यक्ति था, उसकी कॉन्करेंस की जरूरत है। हाँ, आप वाला एग्जांपल ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट में खुद ने ही लिख दिया अपन ने कि हाँ भाई साहब ए बी सी के अंदर अगर ए ही करेगा सब कुछ, जो करेगा, वाद लाना है, जो भी अधिकार है, जो भी राइट्स है, जो भी संभालना है, घर को संभालना है, बिजनेस संभालना है, कंपनी संभालना है, सारे राइट किस में है? ए में। तो ये भले ही पागल हो, समय नहीं रुकेगा। ये पागल होगा तो समय। ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल हो गया। अगर मैं ये देता तो फिर आप तो राजी राजी समझ लेते, राजी राजी हो जाता। कोर्ट का ये काम है, कोर्ट देखे कि जो व्यक्ति पागल है, जो व्यक्ति माइनर है, जो व्यक्ति इंसेन है,
क्या उसकी सहमति आवश्यक है सामने वाले को फ्री करने में? जब उसका इतनी इज्जत है ही नहीं तो उसका वाद लाने में आप बहाना भी नहीं मार सकते। सर वो पागल था इसलिए वाद नहीं लाए। अरे भाई उसको पूछता कौन है? और वाद लाने में आप बहाना ढूंढ रहे हो। लोग बहाना ढूंढते हैं ना ये। हाँ, मेन आदमी पागल है तो वाद कौन लाता? सर वही था, वो पागल था, तो यहां आपका समय शुरू नहीं होगा। समझ रहे हैं बात को? वेरी गुड। बट वेयर नो सच डिस्चार्ज कैन बी गिवन, अगर यही हो जाए, ये एक्टिव पार्टनर ही पागल हो जाए, ये हिंदू अनडिवाइडेड का कर्ता ही पागल हो जाए जो सारा बिजनेस संभाल रहा है, तो क्या ये लोग इसे मिलके फ्री कर सकते थे क्या? नहीं। तो समय भी चालू नहीं होगा जब तक ए सही नहीं हो जाता। क्लियर? या ए एक्सपायर हो जाए, इनमें से कोई और कर्ता बन जाए तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? But where no such discharge can be given, time will not run against any of them until one of them become capable of giving such discharge without the concurrence of the other or until the disability has ceased. हिंदी वाले, जहाँ कई व्यक्तियों में से एक की निर्योग्यता, जहाँ की वाद संस्थित करने या डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन करने के लिए संयुक्त हकदार व्यक्तियों में से कोई एक, कोई भी ले लो, ऐसी किसी निर्योग्यता के अधीन हो और उस व्यक्ति की सहमति के बिना क्या दिया जा सकता है? जो पागल है, जो माइनर है, जो इंसेन है, उसकी सहमति के बिना आप सामने वाले को क्या कर सकते हो? डिस्चार्ज कर सकते हो। तो समय भी चलता रहेगा क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं थी वाद लाने में। वहां उन सबके विरुद्ध समय का चलना आरंभ हो जाए। परंतु जहां की उन्मोचन नहीं दिया जा सकता हो, जिसकी सहमति के बिना ये लोग फ्री नहीं कर सकते और वही पागल है और उसकी सहमति जरूरी थी, तो ऐसे केस के अंदर वाद का समय भी शुरू नहीं। वहां उनमें से किसी के विरुद्ध समय का चलना तब तक आरंभ नहीं होगा जब तक उनमें से कोई अन्य सहमति के लिए इसकी सहमति बिना एलिजिबल नहीं हो जाए या इसकी डिसेबिलिटी सीज ना हो जाए। क्लियर? स्पष्टीकरण कितने हैं सर? 2। यह धारा हर प्रकार के दायित्व से जिसके अंतर्गत स्थावर संबंधी दायित्व आता है उन्मोचन को लागू होती। ये मैंने एग्जाम्पल दिया था, मूवेबल प्रॉपर्टी का पैसों का दिया था। यही किसी जज ने आपकी संपत्ति पे, किसी जमीन पे कब्जा कर रखा है तो भी यही लागू होगा। उसमें भी आपको केस करवाना है तो भी सेम पैटर्न लागू होगा। अगर इसकी सहमति के बिना वाद डिस्चार्ज कर सकते हो उसे, तो वाद लाने का समय चलता रहेगा। इसकी सहमति के बिना नहीं कर सकते डिस्चार्ज, तो वाद लाने का समय नहीं। यानी यह धारा एक्सप्लेनेशन फर्स्ट केवल कितना कहना चाह रहा है? मूवेबल के साथ साथ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे भी ये प्रावधान लागू होते हैं। क्लियर? दूसरा एक्सप्लेनेशन एचयूएफ की बात कर रहा है। ये कर्ता, हमने एग्जांपल लिया था ना दादाजी, है ना, कर्ता, ये तभी अकेला उन्मोचन करने के लिए हमें माना जाएगा जब यही क्या कर रहा है? सारी प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहा है। तो भले ही ये सारे ही पागल हो, फिर अगर ये अकेला सही है ना तो केस टाइम का चलना शुरू हो जाए। क्यों? क्योंकि यही मेन आदमी है और यही मैनेज कर रहा है सब कुछ। मिताक्षरा विधि द्वारा शासित हिंदू अव्यक्त कुटुंब का कर्ता, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कर्ता, यहाँ जो हेड होता है उसे क्या बोलते हैं? एचयूएफ का हेड कर्ता कहलाता है। कुटुंब के अन्य सदस्यों की सहमति के बिना, घर के अन्य मेंबर की सहमति के बिना इस धारा के प्रयोजन के लिए उन्मोचन देने के लिए समर्थ केवल तब समझा जाएगा जबकि वह अव्यक्त कुटुंब की संपत्ति का क्या करता हो। तो फिर अगर यही मैनेज कर रहा है, यही करता है, तो इनकी किसी की सहमति की जरूरत नहीं है। ये सामने वाले डिस्चार्ज भी कर सकता है, यानी इसके विरुद्ध समय भी चलना शुरू रहे। सेक्शन 8 क्या है सर? ये धारा 6 और 7 का क्या है? एक्सेप्शन। 7 तो प्योरली एक्सप्लेनेशन था, केवल एक्सप्लेन ही कर रहा था धारा 6 को कि भाई लीगल डिसेबिलिटी है। 6 तो कह रही है समय रुक जाएगा, पर 7 कह रहा है भाई उनमें से कोई एक ही डिसेबल है और बाकी लोग जब सामने वाले को फ्री कर सकते हैं तो समय हम रोकेंगे नहीं। यही तो बोला 7 ने। 8 धारा 6 और 7 दोनों का अपवाद है, बहुत महत्वपूर्ण अपवाद। बहुत सारे क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछे। धारा 6 और 7 का अपवाद यानी लीगल डिसेबिलिटी होने पर भी समय रुकेगा नहीं। इसका मतलब तो यही हुआ अपवाद का मतलब।
आइए देखते हैं क्या स्पेशल एक्सेप्शन। पहले इंपॉर्टेंट टिक करिए धारा 8 पे। धारा 7 साधारणतः अलग से कभी नहीं पूछी जाती है। धारा 8 में से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, धारा 6 में बनते हैं, 5 में बनते हैं, 9 में बनते हैं। धारा 7 इतनी अलग से नहीं पूछी जाती। धारा 6 के साथ ही कभी लिखोगे तो लिख दोगे। स्पेशल एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट टिक करिए। नथिंग इन सेक्शन 6 और 7 अप्लाइज टू शूट टू इन्फोर्स ऑफ प्रीएम्पशन। आर्टिकल 97 प्रीएम्पशन क्या होता है भाई बताओ फटाफट। वेरी गुड। अगर कोई भी प्रॉपर्टी सेल हो रही है तो पहले पड़ोसी का हक होगा कि वो खरीद पाए, है ना। यानी लॉ ये चाहता है कि सारी संपत्तियों का मालिक बिखरे नहीं, संपत्तियां एक हो, साधारणतः टुकड़े नहीं हो संपत्ति के। हाँ, पड़ोसी को ज़्यादा राइट है। अब देखिए, आज मान लीजिए ये पड़ोस की संपत्ति बिक रही हो, तो कोई बाहर से कोई आदमी आए, उसे ज़्यादा ज़रूरत है या मुझे? यहाँ बढ़िया अपने पार्किंग हो जाएगी, अपने बढ़िया लंबा कर देंगे, है ना। ज़्यादा ज़रूरत किसे है, इसकी लॉ भी ख्याल रखता है। दो भाइयों की संपत्ति है, एक ही घर है, उनमें आधा आधा पोर्शन, एक भाई बेच के जा रहा है, तो ज़्यादा ज़रूरत और ज़्यादा सही किसे देना? जो दूसरा भाई वहाँ रुक रहा है उसी को ही देना है। ये मोमडन लॉ से निकला हुआ रूल है, मुस्लिम विधि से। मुस्लिम विधि ने प्रीएम्पशन का जो नाम है, हक सुफा जो नाम है, वो कहाँ से निकला हुआ है? ये धीरे धीरे हिंदू विधि में भी अडॉप्ट, हिंदू विधि और अन्य भारतीय जो विधियाँ हैं उनमें भी अडॉप्ट कर लिया गया। ओरिजिनली ये किसका है? मुस्लिम विधि का सिद्धांत है। चलिए, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? अग्र क्रयाधिकार, पहले खरीदने का। ये एक्स था, उसकी ये प्रॉपर्टी थी, एक्स क्या हो गया? एक्सपायर हो गया। एक्स एक्सपायर हो गया, प्रॉपर्टी किसके पास आ गई? इनके दो बच्चों के पास। जड इसे क्या करना चाहता है? सेल करना चाहता है। तो पहला राइट किसका होगा खरीदने का? क्लियर? ये तो होता है हक सुफा। ये पहले भी बता चुका मैं एक क्लास में लिमिटेशन की, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की आई थिंक आवश्यकता। उस पे धारा 6 और 7 यानी लीगल डिसेबिलिटी से उनका समय नहीं बढ़े। यानी जड क्या कर रहा है? इस प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है। उस दौरान वाई क्या है? माइनर है। कितने वर्ष का है? 12 साल का है। क्लियर? तो समय कितना मिलता है इसमें? केवल हक सुफा में समय याद है ना आपको? आर्टिकल 97, 1 साल ही। तो क्या जब तक वाई मेजर नहीं होता तब तक ये बेचे नहीं क्या अपनी प्रॉपर्टी? क्या समय रुकेगा क्या? यही कह रहा है सेक्शन 8 कि हक सुफा के मामलों में समय रुकता नहीं है। कोई भी लीगल डिसेबिलिटी हक सुफा के मामले में, यानी इसमें तो ये सेल करना चाह रहा है, आप साल भर में मुकदमा कर सकते हो, इसके बाद में नहीं। क्लियर? उसके बाद ये मुकदमा नहीं हो। क्यों नहीं होगा? अब लॉजिक पे बात करते हैं। प्रीएम्पशन पे ये लागू हाँ कपिल जी। वेरी गुड। कौन से बच्चे को? दोनों ही बच्चे ही हैं उनके। नहीं सर, वो जो एग्जाम्पल था ना सर। हाँ तो दोनों ही बच्चे ही हैं, वाई और जेड दोनों ही बच्चे हैं। सर उसको मतलब बेटर ऑफर आ रही होगी और वो सारी चीजें होंगी। भले आओ बेटर ऑफर, वो सेम रुपया उसे देना पड़ेगा। एक्स की प्रॉपर्टी है, एक्स भाई साहब एक्सपायर हो गए, प्रॉपर्टी किसके पास गई? वाई और यही बात थी। इनमें मान लीजिए वाई पागल है और जेड प्रॉपर्टी बेचना चाहता है, तो समय रुकेगा नहीं। रुकेगा क्या समय? यही बोल रहे हैं ना
धारा 8 कि हक सुफा के मामले में इसे सिर्फ कितना मिलेगा केस करने को, भले ही ये माइनर हो, भले ही ये पागल हो, भले ही जड़ हो, उसे 1 साल से अधिक नहीं मिलेगा, भले ही ये कितना ही पागल हो। क्यों नहीं मिलेगा सोचिए। जड़ को मान लो प्रॉपर्टी बेच रहा है, पहली बात तो ये सोचिए, तो जरूरत तो यानी कोई नेसेसिटी है। तभी बेच- ऐसे अपनी पुश्तैनी संपत्ति या कोई भी प्रॉपर्टी कोई बेचता है क्या मजाक मजाक में? नहीं सर, बेचता है क्या? नहीं सर, ये प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है, मान लो घर में ब्याह है छोरी को, छोरी पर नाव नहीं है, ठीक है, और ये इधर दूसरा भाई क्या है, पागल है। छोरी निकालता हूँ 8-10 साल। ये जब तक पागल है तब तक समय क्या नहीं होगा, चलेगा नहीं। मान लीजिए अगर ऐसा करते प्रीएम्पशन में भी, तो आज छोरी तो कंवारी रहती छोरी डिसेंबर में सर ब्याह करते कि जब ये साउंड माइंड होगा तब ये कहेगा कि मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, तब इसको देंगे, तब पैसे आएंगे, तब चोरी बढ़ना हुआ। वहाँ सर देते तो ऐसा क्या? हक सुफा आपको राइट दिया है, यही बड़ी बात है। किस लिए दिया है? कि आपको ज़्यादा ज़रूरत होती है, पड़ोसी को ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमने इसे लॉ में एडमिट कर लिया, मुस्लिम लॉ से यहाँ एडमिट कर लिया, ये भी बड़ी बात है। अब आपको आप कहोगे नहीं मैं तो पागल हूँ, इसको बेचने से रोको। कब तक रोको? जब तक मैं मेजर नहीं हो जाऊँ, जब तक मैं साउंड माइंड नहीं हो जाऊँ। नहीं, समय रुकेगा नहीं। 1 साल में मुकदमा कराना है हक सुफा का, कराओ। इसके बेचने के बाद भी हो सकता है ये मुकदमा, है ना, इसने बेच दिया तो ये प्रॉपर्टी वापस भी लेके आ सकता है 1 साल के भीतर केस करके। मैं पैसे देने को तैयार हूँ, जो मालिक है उसे नहीं। मान लीजिए इसके 2 टुकड़े हुए हैं प्रॉपर्टी के, 2 भाई हैं, दूसरा भाई इसे किसी को बेच दिया, चुपचाप ही बेच दिया। बेचने के भी 1 साल के अंदर मैं इस प्रॉपर्टी को उससे खरीद के, मेरा राइट है ना, उसको उसके पैसे दे के जो उसने दिए हैं, और ये प्रॉपर्टी वापस ले सकता हूँ। क्लियर? क्या हुआ, कहाँ गम गए आप लोग? धारा 8 पढ़िए वापस, फिर वापस समझते हैं। कई लोगों के मुंह उतर गए, पता नहीं क्यों। सेक्शन 8, नथिंग इन सेक्शन 6 और इन 7 अप्लाइज टू सूट इनफोर्स राइट ऑफ प्रीएम्प्शन। यानी प्रीएम्प्शन का जो राइट है उसके ऊपर धारा और 6 और 7 के अंदर जो आपने बातें बोली, यानी लीगल डिसेबिलिटी होगी तो समय शुरू नहीं होगा, ये बात लागू नहीं होती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर आपको प्रीएम्प्शन का मुकदमा लाना है, हक सुफा का मुकदमा लाना है, तो उसकी समय सीमा आर्टिकल 97 कितनी है? अगर केस करने वाला माइनर है, पागल है, जड़ है, तो भी समय रुकेगा नहीं। आपको समय टोटल कितना मिलने वाला है? 1 ही साल मिलने वाला है। क्लियर? इतनी सी बात बोल रहा है, क्यों फालतू में मुंह सुझा रहे हो? सेकंड बात, फॉर मोर देन 3 years फ्रॉम द सिचुएशन ऑफ डिसेबिलिटी और डेथ ऑफ द पर्सन अफेक्टेड देयर बाय द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी शूट और एप्लीकेशन। ये क्या है सर? इधर देखिए, एक व्यक्ति है ए नाम का, जिसकी ये जमीन है, ठीक है, इसमें कब्जा कर रखा है किसने? बी नाम के व्यक्ति। कब्जे के लिए वाद, रिकवरी ऑफ पोजीशन के लिए वाद कितने समय में लाया जा सकता है? 12 वर्ष। कितने साल है? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ये कब्जा किया, कब्जे से 12 वर्ष होता है ना? कब्जा किया उसने, तब से कितने वर्ष में मुकदमा लाया जा सकता था? इस वक्त क्या है? ए क्या है? पागल है। तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 याद करिए, जब तक ए पागल होगा तब तक समय शुरू नहीं होगा। यहाँ समय शुरू होगा, यानी जिस दिन वो डिसेबिलिटी क्या हो जाती है, यहाँ वो सही हो गया, यहाँ से उसे धारा 6 के अनुसार कितना समय मिलना चाहिए? यही तो बात थी। पर धारा 8 कहती है, धारा 6 में भले ही कुछ भी लिखा हो, आप कहते हो ना धारा 6 में यही तो लिखा है कि जब डिसेबिलिटी खत्म होगी तब से उतना ही समय मिलेगा जितना उसे अन्यथा मिलता। तो ये क्लियर कहना चाहता है, डिसेबिलिटी सीज होने के बाद ठीक है आपने कह दी उतना ही समय मिलेगा, पर वो हाईएस्ट समय 3 साल ही होगा। यानी बात क्या हुई? डिसेबिलिटी यहाँ खत्म हुई ना, इसके बाद अब 12 नहीं मिलने के हाईएस्ट कितने हैं?
अगर मुकदमा 1 साल वाला था तो 1 मिल जाएगा, 2 वाला था तो 2, 3 वाला था तो 3। हाईएस्ट ही कितने मिलेंगे आपको? 12 वाला था तो भी 3, 30 वाला था तो भी 3। ऐसा क्यों? इतने सालों तक उसके पागलपन का लॉ ने वेट किया है सही होने का। लॉ उसे बहुत ज्यादा क्या दे चुका है? समय दे चुका है। क्योंकि वो पागल था इसलिए लॉ ने भी क्या करके रखा? समय को रोके रखा। लॉ सुविधा दे रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत आप भी लॉ का ध्यान रखो। सही होने के बाद 50 साल की उम्र में आप सही होते हो, राइट अराइज हुआ 20 साल की उम्र में, आप 30 साल बाद सही होते हो, 30 साल सही होने के बाद कहते हो मुझे 12 साल दो। तो भाई अब तो कम से कम तेरे में बुद्धि आ गई है, तो टकाटक हो गया। अब तो 3 साल, 3 साल कम होते हैं क्या? तो यानी आपके सही होने तक का वेट हुआ है, ये एक्सट्रीम है। अब आपको हाईएस्ट कितने मिलेंगे? हालांकि धारा 6 में तो क्या लिखा है? उतना ही समय मिलेगा जितना उसे नॉर्मली मिलता है, यानी 12 मिलता। तो सर ये बात वहां लिखी क्यों? ऐसे ही लिख देते 3 ही मिलेगा। तो भाई 1 वर्ष वाले में फिर आप 3 ही देते, तो फिर तो लिख ही दिया ये बात। अगर ऐसे ही घुमा के लिखना होता तो फिर तो यही लिख दिया। हाईएस्ट कितना मिलेगा ये तो ज्यादा बेहतर है उससे। तो फिर ये लिखते कि 1 या 2 को छोड़ के, उससे तो बेहतर लिखा है इन्होंने कि अत्यधिक हाईएस्ट कितना मिलेगा, यानी 1 वर्ष वाले में 1 साल, 2 वर्ष वाले में 2 साल, 3 वाले में 3 साल, 12 वाले में भी 3, 30 वाले में भी 3। यानी डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद आपको हाईएस्ट समय कितना मिलेगा? ये किस किस को समझ नहीं आया? सच बोले ऐसे जबरदस्ती नहीं। किसे नहीं आया? आ गया तो पूछेंगे। कोई शर्म शंका नहीं है भाई। नहीं आएगा तो शर्म बाद में आएगी जब एग्जाम में फेल हो जाओगे। अभी शर्म करके कोई लेना देना नहीं। सब पढ़ने आए हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा होशियार है वो बहुत। सब पढ़ने आए हैं, सब समान। नहीं समझ आया बोल सकते हैं। मैं फिर भी ये मान के कि कई लोग शर्मिले हैं, वापस समझा रहा हूँ, परंतु इस शर्म को दूर करिए। पढ़ने में कोई शर्म की बात है ही नहीं। फिर तो यहाँ आने में भी शर्म आनी चाहिए थी कि हम पढ़ रहे हैं, है ना। पढ़ने में कोई शर्म नहीं है। साधारणतः हमने धारा 6 पढ़ी थी, याद आ रही है सबको? अगर कोई भी व्यक्ति जिसे वाद लाने का अधिकार मिल रहा है, उससे पहले वह किसी भी लीगल डिसेबिलिटी से ग्रसित है, या तो माइनर है या इंसेन है या इडियट है, तो उसका समय तब उसे उतना समय वापस मिलेगा। कब से? जब वह सही हो जाएगा, तब से, जितना उसे अन्यथा मिलता। यानी एक व्यक्ति है जिसे 1 साल का समय था केस करने का, पर वह उस वक्त क्या है? पागल है। तो जब भी वो सही होगा तब से उसे कितना मिलेगा? 1 साल। कोई दिक्कत? 2 साल का था तो जब भी सही होगा 2 साल। 3 का था तो जब भी सही होगा 3 साल। सही होने की तारीख से 3 साल। 12 साल का समय था, सही होने के बाद 12 साल। ये धारा 6 ने बोला, यही तो बोला था। जितना समय उसे अन्यथा अभी मिलता उतना ही कब मिलेगा? सही होने के बाद मिलेगा, यही तो बोला था। पर धारा 8 इसका अपवाद है। वो बोलती है कि भाई साहब हमने धारा 6 में बोला तो सही उतना ही मिलेगा, पर वो हाईएस्ट कितना हो सकता है? 3 से ज्यादा नहीं भाई। इतना साल तक आप पागल रहे, हमने वेट किया 10 साल, 20 साल, 15 साल, और अब जब सही हुए तब कह रहे हो नहीं अभी भी मैं आलसी रहूंगा, है मुझे तो पूरे 12 ही चाहिए मेरे। नहीं, ऐसा नहीं है। अब आपको कितना मिलेगा? केवल हाईएस्ट 3 साल। 1 साल था तो 1 ही, 2 था तो 2, 3 था तो 3, पर उससे ज्यादा भी था तो भी आपको कितना मिलेगा? केवल 3। क्लियर? 3 से कम है तो जैसे 1 साल तो 1 ही मिलेगा। तो 1 ही मिलेगा। सही हो, वो तो आपको अपना, वो तो धारा 6 बोल ही रही है, उतना ही समय मिलेगा जितना अन्यथा मिलता। तो उसे पहले कितना मिलता? 1 ही मिलता, तो अभी भी 1 ही मिलेगा। पहले 2 था तो अभी भी 2, पहले 3 था तो अभी भी 3। यहां तक तो दिक्कत ही नहीं है। तो धारा 6 ही बोल रही है। धारा 8 तो बोल रही है 3 से ज्यादा नहीं देंगे। 3 तक तो दे रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। 3 तक तो धारा 6 ही कह रही है ना, जितना आपको अन्यथा मिलता उतना ही मिलेगा। 1 मिल रहा तो 1 ही मिलेगा, 2 मिल रहा तो 2 ही मिलेगा, 3 मिल रहा तो 3 ही मिलेगा। धारा 8 तो ये कह रही है 3 से अधिक नहीं देंगे आपको। यानी 12 और 30 साल जहाँ जहाँ है वो समय आपको डिसेबिलिटी सीज होने के बाद नहीं मिलेगा। हाईएस्ट कितना मिलेगा?
ये समझ आया तो आपको मैं और कंफ्यूज करूं, नहीं आया तो फिर यहीं रह जाओगे। क्या? प्रॉपर्टी बेची वो तो गया पीछे प्रीएम्पशन मैडम, ये तो नई बात कर रहे हैं हम। दो भाइयों में से एक प्रॉपर्टी बेची, वो बात तो गई, वो तो प्रीएम्पशन था। ये तो मैं दूसरा बात कर रहा हूँ कि भाई साहब सब धारा 6 में डिसेबिलिटी वाली बातें चल रही है अब तो। मैं समझती हूँ उसको तो सर, इंसान वाला मैटर तो ये जो था ना हर्षिका वाला जो भाई है वो माइनर है, तो वो बाहर ला ही नहीं सकता क्या फिर वो? नहीं, बाद क्यों नहीं ला सकता? 1 साल के बाद नहीं ला पाएगा, समय खत्म होने के बाद नहीं ला पाएगा। समय है तब तक सर माइनर। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो फिर तो सर अगर वो माइनर है तब तक वैसे नहीं ला सकता था और उसके बाद समय उसका मिल नहीं रहा, तो भाई आपके पास नेक्स्ट फ्रेंड नाम की एक वस्तु है, कोई भी माइनर कोई भी डिसेबल पर्सन भी केस कर सकता है उसकी तरफ से। उसके किसे करना पड़ता है? नेक्स्ट कोई आदमी होगा घर में, आपको उसको तो समझ होगी कि भाई ये मेरे बच्चे का राइट जा रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो वो वाद ला सकता है उस समय तक, जब तक समय है 1 साल है तब तक ला सकता है वाद, उसकी तरफ से लाना पड़ेगा। हाँ, वो समय समाप्त होने के बाद लीगल डिसेबिलिटी कारण ये नहीं कह सकते सर मैं तो माइनर था इसलिए वाद नहीं ला पाया, मुझे अब 1 साल दो। नहीं, प्रीएम्पशन में आपका समय लीगल डिसेबिलिटी से बढ़ता नहीं है, 1 साल का 1 साल ही रहेगा। किसी भी सूरत में लीगल डिसेबिलिटी में प्रीएम्पशन का समय नहीं बढ़ेगा। क्लियर? इधर आइए, पोजेशन का वाद है, ठीक है, फोरक्लोजर का वाद है, चलो ठीक है। एक व्यक्ति है, उसे समय कितना मिलता है फोरक्लोजर के वाद में? कोई व्यक्ति समय शुरू होने से पहले पागल था और 40 साल तक क्या रहा? पागल रहा। अब जब उसको 40 साल बाद समय मिलेगा तो अब कितना मिलेगा? 30 मिलेगा कि 3? धारा 6 तो कहती है 30, पर धारा 8 उसका अपवाद है और वो क्या कहती है? अब आपको कितना मिलेगा? यस 3। इतनी बात कह रहा है धारा 8। ये समझ आया क्या सबको? अब आपको समझ आई भी को खराब करता हूं मैं। इधर देखते रहना, पर्सन सुनिएगा। पोजेशन का वाद है, कितना समय? 12। समय शुरू होने से पहले कोई व्यक्ति क्या है? लीगल डिसेबल है, कोई भी डिसेबिलिटी है। उसकी डिसेबिलिटी खत्म होने के बाद उसे समय कितना मिलता है? 3 साल। उसकी डिसेबिलिटी चली 2 साल, यहाँ से ही हो गया, यहाँ से कितना मिलेगा? 3 साल। 1 साल 3 साल 10 साल। अरे 12 साल तो यूं ही मिलना ही था, बच्चा हुआ टाइम। समझें पहले बात को। एक व्यक्ति कॉज ऑफ एक्शन से पहले डिसेबल था, उससे नॉर्मल वो सही होता तो कितना मिलता? 12 साल। यहाँ से वो डिसेबल हो गया और डिसेबिलिटी रही 2 साल, 2 साल बाद वो सही हो गया, तो धारा 8 तो क्या कहती है? सही होने के बाद उसे कितना मिलेगा? यस 3 साल। धारा 8 यही कहती है कि सही होने के बाद कितना मिलेगा? तो 3 और 2 कितना हुआ? यानी वो सही रहता तब तो उसे मिलता 12 साल, और वो बेचारा बीमार था तो उसे कितना मिल रहा है? 5 ही साल मिल रहा है टोटल। तो ये तो गलत हो गया, ये तो फायदा की जगह क्या हो गया? नहीं समझ रहे बात को? पहले धारा 8 पढ़ो, लैंग्वेज। आप सही कह रहे हो, चिंता मत करो, है ना, ऐसे डरो मत। Nothing in section 6 or 7 applies to shoot of preemption or shall be deemed to extend for more than 3 years from the कब से? Cessation of disability or death of the person affected by the period or limitation for any shoot or। इसको पढ़ने से तो प्योर क्या लग रहा है कि भाई डिसेबिलिटी सीज होने से हाईएस्ट उसे कितना मिलेगा? तो इसका मतलब तो अगर वह पागल था, माइनर था, तब तो बेचारे को कितना मिल रहा है? टोटली 5 साल। और सही होता तो कितना मिलता? तो ये फायदा दे रहे हो कि घाटा कर रहे हो उसके पागल होने का? हाँ ना? इसमें लिखा है सर विस्तारित करने वाली नहीं समझी जाएगी, तो इस 12 तक तो करेंगे, 12 से आगे नहीं करोगे, तब 3 नहीं करोगे, उससे अधिक और नहीं करोगे। तो अब इसे कितनी मिलेगी?
10 + 3 या 10? 10। अगर टाइम की फार हो जाता तो 20। वेरी गुड। यहाँ वो डिसेबल है, 2-1 साल क्या रहा? डिसेबल। अब यहाँ सही हो गया ना, तो इसे कोई फायदा नहीं मिलेगा, ना तो इसको घाटा होगा ना ही इसका फायदा होगा। इसे अब बचे हुए कितने हैं? 10 साल बने, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन 6 का 5 आगे आओ, अभी शुरुआत है। इसने क्या किया, पूरे 12 साल पागल रहा और यहाँ से ही हुआ, तो कितना मिलता है? 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 12 साल में से 11 साल पागल रहा, यहाँ से ही हो गया। अब इसे कितना मिलेगा? 3 साल मिलेगा। 2 साल एक्स्ट्रा हो गए। 1 + 3, 1 + 2 मतलब टोटल 3। टाइम भले ही हो 1 ईयर, 3 साल मिनिमम मिलेंगे उसे। यहाँ क्या हो रहा था, उसे 3 नहीं मिल रहे थे। सही होने के बाद अगर उसका टाइम पीरियड ज़्यादा था तो 3 साल तो उसे मिलेंगे। यहाँ पे वो क्या हो रहा है, 2 साल में ही सही हो रहा है, तो उसके बाद 10 साल पड़े हैं, कोई दिक्कत है क्या? और यहाँ हमने जो एग्जाम्पल लिया उसमें 11 साल में सही हो रहा था, तो उसके पास कितना पड़ा है? एक। अब सोच के देखिए, आपके हिसाब से अगर चले तो सुनिएगा, आपको समझा रहा। अगर वो 12 साल पूरे पागल रहा तो उसे कितना मिल रहा है? और अगर वो बेचारा 11 साल पागल रहा तो आपके हिसाब से उसे 1 ही मिल रहा है। ये तो घाटा हो गया 1 साल तो 3 साल पागल कम रहने का। इससे अच्छा तो उसे पागल रहना चाहिए था। यहाँ क्या मिलेगा? 1 + 2 टोटल 3 तो मिलेगा। 3 तो मिलेगा उसको। आप मेरी बात समझ पाए? अगर वो पूरे 12 साल पागल रहता तो आप उसको दे रहे थे 3 साल, वो 11 रहा तो आप क्या कह रहे हो? नहीं तो 1 साल ही ले। तो पागलपन आप कह रहे हो कि पागल ज्यादा रहो, आदमी को कहना चाह रहे हो, है ना? 3 साल तो उसे यहाँ मिले। हाँ, पर ये यहाँ से ये एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, कोई चीज हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए, है ना? एग्जाम में दिक्कत नहीं है, पर सीट पे बैठोगे तब तो ये आएगा ही आएगा। तब कहाँ भागोगे, किससे पूछते फिरोगे? अच्छे लगोगे वकील साहब, थोड़ा सा बताए तो। और सबसे सीनियर वकील से पूछना पड़ेगा, ये अंजू पंजू को तो किसी को पता ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है वकीलों का। तो अगर किसी की प्रैक्टिस 20 साल से कम है, या आप पूछिए आना, नहीं आता उसे। कोई उससे ज़्यादा है तो कोई माथा दुखाया होगा, वो भी सिविल प्रैक्टिशनर ने, नहीं तो ये माथा ही नहीं दुखाते, कोई लेना देना नहीं है ना। तो आप सीट पे बैठोगे तब तो आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला। लिखित में देता हूँ, एग्जाम में तो आपको क्या करना है? धारा 8 है, स्पेशल एक्शन नथिंग इन सेक्शन 6 and 7 अप्लाइज ऑन शूट ऑफ प्रीएम्पशन और शैल एक्सटेंड द बियॉन्ड 3 ईयर है आफ्टर सिजेशन ऑफ डिसेबिलिटी और आफ्टर डेथ। बात खत्म, पेपर खत्म। ये बातें एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला, पर जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको चीजें पता होनी। तो डरने की जरूरत नहीं है। जो आप में से डर रहा है, नहीं मेरे को नहीं आया समझ, तो डरना काहे का? एग्जाम में ये नहीं पूछने वाले। एग्जाम तो हम कर चुके। एग्जाम में तो पर्सन क्या आएगा, या तो क्या प्रीएम्पशन पे लागू होता है? नहीं। 3 कितने वर्ष से ज्यादा अवधि नहीं बढ़ाएंगे, 3 वर्ष। ये तो सबको ही आ गया, तो डरिए मत कि मुझे नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है। हम तो उससे बियॉन्ड चल रहे हैं कि जब आप सीट पे बैठे तो आपको शर्म की अनुभूति ना हो। आई बात समझ अनुराधा जी अपने को? तो कुल मिला के अगर 12 वर्ष का समय था, 12 पूरा पागल रहा, तो यहाँ से अब 12 नहीं मिलके कितना मिलेगा? ये मैंने ये बात बोल रहा है, धारा 8 यही बात बोल रहा है। पर उसे हमने थोड़ा और आगे बढ़े, बाई चांस खुरापाती दिमाग, मैं पढ़ता था मेरे दिमाग में ये बातें आती थी, तो वही बातें मैंने आपको समझा दी कि मान लो ये बेचारा क्या हो, 5 साल ही पागल रहे, तो अब इससे 3 ही मिलेंगे, 8 ही मिलेंगे, यानी ये सही हुआ तो उसे सजा मिल रही है सही होने की। 5 + 3 नहीं, इसे कितना मिलेगा? जो बचा हुआ इसका समय है 7 साल, वो पूरा मिलेगा। पर सर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो 10 साल पागल रहा, तो क्या 2 ही मिलेगा? लोग कहना चाह रहे तू पागल रहता 2-1 साल और तो तुझे 3 मिल जाते। नहीं, 3 तो मिलेंगे, 2 + 1। क्लियर? ये प्योरली इंटरप्रिटेशन है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है ये बातें। ये प्योरली क्या है? कोर्ट का काम भी क्या है ना? यही काम है। आप उस सीट पे भी बैठो तो। क्लियर? चले आगे। वेरी गुड। डरो मत इससे, ये तो बहुत
एकदम सेंस की बातें हैं। चलिए सेक्शन 9 क्या है सर? सेक्शन 9 एक बार समय चलना शुरू हो गया तो इसमें ब्रेक सिस्टम नहीं है, कोई भी ब्रेक नहीं लगे किसी भी सूरत में। जैसा कि हमने बात की, ये कॉज ऑफ एक्शन है, ये समय खत्म होता है। कोई व्यक्ति है, वाद लाने का अधिकार उसे मिला, यहां वो क्या हो गया? पागल। तो क्या समय रुक जाएगा? क्या यहां तक सही होते हो, मुकदमा कराते हो तो ठीक है, नहीं तो फुटे तुम्हारे। समय एक बार शुरू हो गया ना इतना, अब रुकेगा। क्लियर? मान लीजिए यहां माइनर था, समय शुरू होने से पहले क्या था? माइनर था, माइनर रहा, माइनर रहा, माइनर रहा, यहाँ क्या हो गया? मेजर। मेजर होने के 2 ही दिन बाद क्या हो गया? पागल। क्या समय रुकेगा? क्या नहीं। एक बार समय शुरू, नो फर्दर इनएबिलिटी और डिसेबिलिटी कैन स्टॉप इट। याद रहेगा, इसे बोलते हैं कंटिन्यूइंग रनिंग ऑफ टाइम। समय एक बार यहां शुरू ही नहीं हुआ था, इसीलिए सेक्शन 6 में बोला कॉज ऑफ अराइज होने से पहले आपकी क्या होनी चाहिए? डिसेबिलिटी होनी चाहिए। कॉज ऑफ एक्शन शुरू हो गया, उसके अगले ही दिन आप क्या हो गए? डिसेबल हो गए। समय नहीं रुकने वाला। एक बार समय का शुरू हुआ होना किसी भी प्रकार से समय को, कोई भी डिसेबिलिटी इनएबिलिटी समय को रोकेगी नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यही मैक्सिम के तौर पे आता है और आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेन इट। और ये है ना, ये वर्ड लिखा है खुद ही ने, देखिए सेक्शन 9 पढ़िए। Where once time has begun to run, no subsequent disability inability to institute a suit or make a stops it। इतना लिखा इन्वर्टेड कोमा में और फिर बोलते हैं एक्सप्लेन। अब क्या करोगे? समस्या क्या हो गई? जो लैंग्वेज थी वो तो किसने लिख दी? है ना? फंस गए ना। अब लिखें क्या सर? एक बार नहीं, अरे बाबा ये तो मूल बात उसने बोली है, आपको उसे समझाना तो पड़ेगा कि भाई डिसेबिलिटी इनएबिलिटी रोकती कब है? होती कब है? तो पहले तो आपको बताना पड़ेगा सेक्शन 6 डिसेबिलिटी होती क्या है, कब वो रोकती कैसे है। कि सर वहाँ क्या लिखा है? समय शुरू जब रिकॉर्ड हो रहा है, समय प्रारंभ के समय क्या होनी चाहिए? इनएबिलिटी होनी चाहिए, तब आपका समय क्या हो जाएगा? एक्सटेंड हो जाएगा। परंतु आपका एक बार समय शुरू हो गया, यानी कॉज ऑफ एक्शन से पहले आपकी डिसेबिलिटी नहीं थी, उसके बाद हुई है, तो आपका समय रुकेगा नहीं। इस प्रकार से आपको धारा 6 भी लिखनी है, धारा 9 को भी एक्सप्लेन करना है और आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। इसी में एक आधे आपको केस लो भी ढूंढने चाहिए। हाँ बोलिए। अभी कुछ सिचुएशन देखने के टाइम नहीं रुक रहा है, कोई डिसेबिलिटी भी है पर टाइम नहीं रुक रहा है, तो सर इन दैट केस उसका जो गार्जियन है मीनवाइल उसने ना हैंडल करा केस, बाद में इनसेन पर्सन ठीक हो गया या माइनर जो है मैच्योर हो गया, क्या वो कोर्ट के पास जाके ये कह सकता है कि भाई मैं तो उस कंडीशन में था, टाइम नहीं रुका अकॉर्डिंग टू लॉ, बट वो डिसीजन मेरे फेवर में नहीं आया, तो वो बाद में उस चीज के लिए कोई क्लेम कर सकता है? अगर अपील का पीरियड है तो। अच्छा, अभी भी अगर उसकी कोई पीरियड है, अपील का पीरियड है तो उस जजमेंट जो आया उसके अगेंस्ट आया, आप यही तो कह रहे हैं, तो अभी आपके पास अपील का पीरियड हालांकि लिमिटेड होता है, अपील का पीरियड भी लैप्स हो गया तो वो कुछ नहीं कह सकता। आपकी तरफ से जो आपके लिए केस कर रहे हैं उन्हें नेक्स्ट फ्रेंड बोलते हैं। सिंपली आपके गार्जियन जो भी आपका केस करेंगे उसे क्या बोलेंगे? पागल के लिए केस करे या उसके लिए करे, उन्हें क्या बोलते हैं? नेक्स्ट फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेंड के विरुद्ध जो जजमेंट आया है या उसके फेवर में आया वो सेम माना जाएगा उसका इफेक्ट कि वो आप ही के फेवर में। आप ये क्लेम नहीं कर सकते क्योंकि मैं माइनर था या क्योंकि मैं पागल था तो उन्होंने लड़ा इसलिए वो हार गए, नहीं। आपने लड़ा, उन्होंने लड़ा, सेम। लॉ ने ये राइट दे दिया कि आपकी तरफ से कोई और लड़ ले, है ना, इतना ही बहुत है। आपने लड़ा, उन्होंने लड़ा, कोई इफेक्ट में कोई चेंज नहीं हो सकता। क्लियर? हाँ, इतना जरूर हो सकता है बड़े होते ही आप कहें कि पिताजी ने तो झूठा केस कराया था या भैया ने तो झूठा केस कराया था, इसका कॉस्ट मैं नहीं देने वाला, उनसे लो, ये हो सकता है। ये केस जो हमारे हैं, केस में पैसा भी तो लगता है, तो वो पैसा उन्हीं से लो, उन्होंने ही झूठा केस कराया था, मैं तो इसमें कोई सम्मिलित नहीं, ये कर सकते हैं आप। चलें आगे, कहाँ थे हम? सेक्शन 9 पढ़े, लैंग्वेज पढ़े।
ये याद भी रखिएगा, लैंग्वेज एग्जाम में आ भी सकती। वेयर वंस टाइम हैज बिगन टू रन, जब एक बार समय क्या कर दे, चलना आरंभ। पहले तो इंपॉर्टेंट टिक करे सेक्शन 9 पे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार लगाओ 5-10 एक। नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी, यहाँ पे देखिए वर्ड 2 है, डिसेबिलिटी जो वर्ड चल रहा था ना, लीगल डिसेबिलिटी, उसके साथ एक और जोड़ा, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू इंस्टीट्यूट ए शूट और मेक एन एप्लीकेशन स्टॉप्स इट, यानी ये भी उन्हीं की बात कर रहे हैं, शूट और एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ये लिखा नहीं इन्होंने क्लियर करके, एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, जबकि ये भी किसी की बात कर रहे हैं जो सेक्शन 6, 7, 8 में चल रहा है ना, शूट और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री। चलें आगे। इसका प्रोवाइडेड, ये कई लोगों के गले की फांस बना हुआ है कई वर्षों से, और मेनली तो मास्टरों की। करें क्या इसका? तो इसका एक ही उपाय क्या बनता है? इधर आओ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इम्पॉर्टेंट तो नहीं होगा, क्या पता, परंतु सेक्शन 9 बहुत इम्पॉर्टेंट है, और लिखने के अपने पास कुछ है नहीं उसके अंदर, एक लाइन में वो ख़त्म हो रहा है, इसलिए वहाँ लिखने को कुछ होना चाहिए, इसलिए प्रोवाइडेड हमें पढ़ना होता है ना। और दूसरा कारण, क्योंकि आपको ये नहीं लगेगी सर मेरे साथ ये दिक्कत बहुत ज़्यादा है, कई चीज़ें मैं ये सोचता हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, छुड़वा दूँ, फिर मुझे लगता है कोई ना कोई खपती है, मन में सोचे आता नहीं है इसलिए छुड़वा दे, मैं सारा कचरा चीज़ें भी पढ़ा देता हूँ फिर। मेरे साथ हुआ है 1-2 बार, मतलब एकदम जो मैं कभी नहीं पढ़ाना चाहता, एकदम ही खारिज है, जिसका एग्जाम में कोई लेना देना नहीं है, पर मुझे एक आधे आदमी का एक्सपीरियंस लगता है, देखा सर को आता नहीं है, छुड़ा, मैं कि पढ़ा दो भाई, फालतू में अपनी बेइज्जती कराने कोई सेंस नहीं। इधर आइए, ऐसा कुछ भी नहीं है लॉ में जो समझ नहीं आए, है ना, 2 या 3 बार पढ़ना पड़ता है, सब समझ आता है, ऐसा कुछ भी नहीं। आइए, हाँ, समस्या क्या है, समझाने के लिए थोड़ा मेरे को वो करना पड़ता है कि एग्जाम्पल क्रिएट करने पड़ते हैं, वो मुश्किल हो जाता है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि समझ नहीं आ रहा, समझ तो आ जाता है, पर समझाने के लिए आपको क्या चाहिए, एग्जाम्पल चाहिए ना, जो सबको समझ आए, ऐसे भी चाहिए। पानी वाला है, नीचे रखा हुआ है क्या? ठीक, इधर देखिए, हमारा मेन सेक्शन क्या था, वेयर वंस टाइम हैज बिगन टू रन, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनएबिलिटी टू इंस्टीट्यूट ए शूट और मेक एन एप्लीकेशन स्टॉप, यानी पहले तो क्लियर कर दिया, एक बार समय शुरू मतलब शुरू। अब कभी भी किसी भी हालत में आप पागल होते हो, आप माथा खुलता है, आप मरते हो, कोई लेना देना नहीं है, समय शुरू नहीं होगा। क्लियर? इस बात को पहले मन में क्लियर कर लो, एक बार समय शुरू है ना, तो भले ही आप मर भी जाओ, समय रुकने वाला नहीं। सर मैं मर गया, LR अभी माइनर है, भले ही हो, एक बार समय शुरू हो गया, समय रुकेगा नहीं। क्लियर है इस माइंडसेट से? तो पहले इसका केवल एक अपवाद है, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वो ये है जो लिखा है, आई प्रोवाइडेड दैट वेयर लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द स्टेट ऑफ क्रेडिटर हैव बीन ग्रांटेड टू हिज डेटर, द रनिंग ऑफ पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर ए शूट टू रिकवर द debt shall be suspended while the administration continues। एग्जाम्पल ऐसा ले रहा हूँ जो समझ आए, है ना, पर एग्जाम्पल में जंप नहीं करना पड़ेगा, है ना। इधर देखो, नहीं समझ आएगा पढ़ के मत दुख पाओ। ये एक व्यक्ति है एक्स नाम का, ठीक है, इसका सारा बिजनेस वगैरह संभालता है वाई नाम का व्यक्ति। हो सकता है ऐसा जी, आप अपने संभालने के लिए, बिजनेस संभाल के लिए आदमी रखते हो ना, सारा कौन संभालता है, लेखा जोखा सब कुछ देखना, बिजनेस संभालना सब कुछ वाई करता है, ठीक है। मालिक कौन है? ये तो इनकी एक कैपेसिटी हो गई कि ये मालिक है, और इनका सारा धंधा कौन संभालता है, वाई। एक इनकी पर्सनल कैपेसिटी हो गई, वाई को एक दिन पैसों की जरूरत पड़ी, एक्स को कहा सर थोड़ा सा 10-1 लाख रुपए दो, घर में काम है, मांगते हैं ऐसे लोग, नहीं लेते क्या? अरे बाबा, जो आपके यहाँ काम करते हैं वो नहीं मांगते क्या आपसे रुपए? इन्होंने कितने रुपए लिए इनसे? 10 लाख रुपए ले लिए। क्लियर?
वाई ने एक्स से कितने रुपए ले लिए? 10 लाख। किसी कारणवश एक्स और ये 10 लाख रुपए कितने समय के लिए लिए? मान लीजिए 1 साल के लिए। 1 साल पूरा होते ही क्या शुरू हो जाएगा? कॉज ऑफ एक्शन, ठीक है। और कितने समय रहता है पैसों का? 3 साल। क्लियर? ये जो 1 साल पूरा हुआ, एक्स ने पैसा मांगा नहीं, ये दे देगा, है ना। मांगा, उसने कहा कि हाँ दे रहा हूँ सर। तो कुल मिला के वाद लाने का अधिकार तो शुरू हो चुका है। क्लियर? एक बार समय शुरू रुकता है। अब मान लीजिए ये हो गया पागल। क्या हो गया? पागल हो गया। हो गया ना पागल। पागल होने पे क्या होगा? टाइम तो रुकेगा नहीं, यही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। इसका पूरा बिजनेस संभालने को किसे दे रखा है? वाई को। तो इसका जो खुद का पर्सनल जो एडमिनिस्ट्रेशन था, पर्सनल जो प्रशासन था, पर्सनल कैपेसिटी में जो इसने काम किए, वो भी अभी किसे दे दिए संभालने को? इसे बोलते हैं लेटर ऑफ, मतलब जो भी मेरा प्रशासन का सब सारा का सारा इसके जितना भी संभालना है वो अब कौन संभालेगा? वाई संभालेगा। एक बार मान लीजिए एक्स मर भी जाए तो उसका सारा का सारा किसे देंगे एक बार संभालने को? जो धंधा संभाल रहा है उसी को ही कहेंगे कि एक बार इसका और भी पर्सनली भी जो लेना देना है वो कौन संभालो? आप ही संभालो। अब एक्स जिन जिन से पैसे मांगता था उन पर वाई आता है, उन पे वाद लाने का अधिकार भी किसे मिल गया? वाई को मिल गया। जिन जिन जो जो एक्स से पैसा मांगते थे वो अब किस पे वाद लाएंगे? मान लो एक्स मर गया और इसका कौन संभाल रहा है? लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास है? वाई। तो इसके विरुद्ध ही केस करेंगे और यही उनके विरुद्ध जिनसे एक्स पैसा मांगता था। एक्स एक पैसा किससे मांगता था? क्या वाई के विरुद्ध ही केस करेगा क्या? मेरा पैसा दे। नहीं कर सकता, कभी नहीं करेगा। कर नहीं सकता, अलग बात है। करेगा लेकिन वो खुद करेगा क्या खुद पे केस? सोच के देखिए। जो कोई कंपनी वगैरह है तो उसके तो विरोध करेगा। अरे बाबा, बाकियों के विरुद्ध तो करेगा। एक्स और ए बी सी सबसे पैसे मांगता था, सबसे तो वही मांग लेगा। वो तो चाहेगा ये 3 साल कैसे, जैसे मेरे पास लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है तब तक मैं मुकदमा नहीं करूं और ये 3 साल क्या कर जाए, ताकि इसके जो एलआर भी आएंगे, अब वास्तविक मालिक भी तो आएंगे। अभी एक बार तो इसे संभालने को दे रखा है, ये मर गया तो इसके बच्चे कोई तो एलआर आएगा। तो ये तो क्या चाहेगा, चुपचाप ही, पता ही नहीं लगे कि ये एक्स पैसे मांगता था, ये तो कागज मिटाने काम करेगा, हाथों हाथ ये क्या हो जाए, समय निकल जाए। तो ये होशियारी लॉ को भी पता है कि कोई व्यक्ति अपने विरुद्ध केस नहीं। तो लॉ ने कहा यहाँ 1 साल निकल गया था, एक्स ने वाई पे केस नहीं कराया, 1 साल बाद एक्स क्या हो गया, एक्स, और एक्स के सारे राइट वाद लाने की लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास चला गया, तो ये वाई पे ही खुद पे वाद नहीं लाया। तो ये लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाई के पास रहा 8 महीने। तो 8 महीने जो भी एलआर आएगा एक्स का, उसे क्या मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा। यानी जब तक लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डेटर के पास रहता है तब तक समय रुका रहता है। क्योंकि क्यों भाई, क्यों रोक रहे हो समय, समझ आ रहा है? वाई के पास ही राइट है वाद लाने का और खुद के विरुद्ध ही लाना है, लाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं लाने वाला। तो जब तक लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डेटर यानी देनदार के पास रहता है, ऐसा बहुत कम जगह होता है भाई। जिससे पैसा मांगते हो उसी के पास ही आपका संपदा का प्रशासन पत्र चले जाए, बहुत कम जगह है। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल क्या लिया, आपका मुंशी है ये, है ना, उसके पास तो जा सकता है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, हस्बैंड वाइफ है, एक हस्बैंड है, हस्बैंड वाइफ का भी ट्रांजैक्शन चलता है। हमारे यहाँ तो नहीं, पर मेट्रो सिटीज में तो दोनों के खाते अलग हैं, दोनों पैसे उधार लेते हैं, लिखा जाता है जॉइंट अकाउंट अलग है, खाते अलग अलग, तूने मेरे से लिए, तूने मेरे से लिए, है ना। और हालांकि महिलाएं जब कमाने लग जाती है तो पति को पूछती ही नहीं है। देखो एक बहुत बढ़िया सिस्टम है हमारे यहाँ का। एक आदमी जब कमाता है, और ये हकीकत बात है, देखो आप बुरा भले ही मानो महिलाएं, एक आदमी जब कमाता है तो जितना ज़्यादा कमाता है वो सोचता है कि अब मेरी बीवी बच्चों को मैं अच्छा दूंगा। जितना सक्सेस होता है उतना क्या चाहता है कि उनके लिए मैं कुछ अच्छा करूं।
नौकरी लगते ही कि हाँ अब लुगाई टाबरन सावड़ राखी जी, बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो जाएगी, महिला को जो भी सुविधाएं चाहिए वो सब मिल जाए। और महिला सक्सेस होते ही क्या सोचती है कि मुझे अब पति की जरूरत कहाँ, मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी की लोड नहीं। अंतर देखिए इस सोच में, ऐसा नहीं है। आप शादीशुदा हो गए हैं तो नहीं है, ऑप्शन नहीं है आपके पास। और अभी भी नौकरी लगने के बाद वो कुछ बोले चल जरूरत कौन तारी, ये भाव मेरे समझ नहीं आया कभी भी। और ये देखने को हमेशा मिलता है, महिलाएं नौकरी लगते ही हाथों हाथ है कि मेरे को किसी पुरुष की, मैं कोई डिपेंडेंट तो जरूरत ही नहीं है, मैं ब्याह भी को नहीं। और वो आदमी लगता है तो हाँ बढ़िया है, ध्यान रखो सब कह। नौकरी लगते ही दिमाग में पहली बात, जो कुंवारी महिला है नौकरी लगते ही पहली बात दिमाग में क्या आती है उसके, अपने लोड ही नहीं है अब, पता नहीं क्या थ्योरी। इधर आओ, ये भाई साहब थे जिन्होंने अपनी पत्नी को पैसे उधार दे रखे थे, 5,000 ही दिए क्या, गरीब आदमी था बहुत। अरे बाबा प्रैक्टिकल नहीं बात कर रहे हैं हम, इधर देखो ठीक है। अरे उल्टा कर लो भाई, वाइफ ने दे रखे थे उधार हस्बैंड को, अब तो होता है कितने दिए थे, 5,000 ही क्या, 5,000 रुपए दिए, ठीक है 5 लाख कर लो भाई, ज़्यादा हो गए क्या, हाँ सही है, हाँ एक कम कर दो, 5 लाख रुपए, ठीक है। वाइफ ने हस्बैंड को कितने रुपए दिए, 5 लाख। वाइफ इस पे केस कर सकती है, जो भी उनका समय पीरियड था, 1 महीना 1 साल जो भी था, वो समय क्या हो चुका है, कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हो चुका है। वाइफ ने केस नहीं किया, क्यों नहीं किया, पति है दे देगा, नहीं देगा तो लास्ट टाइम पे केस कर लेंगे। अभी तो 3 साल 2 साल और पड़े हैं, 1 साल इसने निकाला। इसी दरमियान वाइफ क्या हो गई, नहीं पागल तो थी, डेथ हो गई, क्या हो गई, दोबारा से पागल, वेरी गुड। वाइफ की क्या हो गई, डेथ। एक बार के लिए सोचिए, वाइफ की संपत्ति कहाँ जाती है, वो हिंदू एक्ट के अनुसार अलग बात है, उसके बच्चों के पास पुत्र पुत्री या उनके पुत्र पुत्री उनके पास 3rd नंबर आता है हस्बैंड, है ना, वो अलग चीज़ें हैं, हम वो नहीं पढ़ रहे। एक बार इसकी प्रॉपर्टी संभालने का राइट किसे मिलेगा, सोच के देखिए, लॉजिकल सोचिए। अगर अभी कोई महिला मर जाती है तो उसका पैसा लेना देना जो भी करना है वो कौन करेगा, सिंपल सा लॉजिकल बात है। तो इसकी प्रॉपर्टी का लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास गया, LOA हस्बैंड के पास। और हस्बैंड खुद ही केस कराएगा जिन जिन से वाइफ पैसे मांगती थी, वाइफ हस्बैंड से भी पैसे मांगती थी, क्या वो खुद पे केस कराएगा कि मेरे पैसे दे, बिल्कुल भी नहीं, नामुमकिन है। कोई खुद पे केस कराएगा क्या, नहीं भाई, पैसे देने होते तो खुद दे ही देता वाइफ के खाते में, वो तो यह समय निकालने की कोशिश। ये लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उसके पास रहा, मान लीजिए 2 साल रहा, 3 साल रहा, खत्म हो गया समय, तो टाइम पीरियड में से ये 2 साल थे, 3 नहीं, ये 2 साल जो टाइम पीरियड में थे, वो इसके महिला के LR जो भी आएगा उसे क्या मिल जाएंगे, एक्स्ट्रा। यानी जितने समय तक लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डेटर ये कौन है ट्रांजैक्शन में, डेटर देनदार है, पैसा देता, और ये कौन है, पत्नी। तो जितने समय क्रेडिटर का लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डेटर के पास रहता है, उतने समय क्या रहता है, सस्पेंड रहता है। क्या रहता है, यानी रुका रहता है। यानी एक बार समय चला हुआ एक अपवाद है जहां रुकता है। कब रुकता है, जब क्रेडिटर का लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डेटर के पास जितने समय रहता है तब तक समय चलता नहीं। क्यों नहीं चलता, क्योंकि भाई खुद के खिलाफ कोई केस नहीं कराने वाला, तो जितने समय इसके पास इसका लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, ये तो केस नहीं कराने वाला, तो तब तक समय भी चालू नहीं रहेगा। अब बोलिए, किसी समझ नहीं आया। अगर कोई और व्यक्ति हक से मांगता है और उसको पता है कि इसके जैसे वाइफ के पास है, तो वाइफ के पास ला सकता है। इधर आते हैं पहले तो, कोई पैसे किससे मांगता है, एक्स से मांगता है, हाँ, जो मांगने वाला उसको पता है इसके पैसे वो वाइफ के पास नहीं, हाँ,
तो वाई के ऊपर केस कर सकता है। लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है क्या वाई के पास, या सिर्फ पैसे वाई के पास है? आप ये, अच्छा चलो ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक व्यक्ति था एक्स, है ना, उसने पैसे वाई को दे रखे थे उधार, और वो एक्स से भी पैसे, वो एक्स से पैसे मांगता था, यही कहना चाह रहे हो? ये है वो अब से मांगता है। हाँ हाँ यही मैं कह रहा हूँ। और एक्स एक्सपायर हो गया तो क्या ये डायरेक्ट वाई से मांग सकता है क्या? नहीं। अगर कोर्ट ऐसा, क्यों, क्या होता है? आपने पैसे किसे दिए थे? आपने एक्स को दिए, वाई से तो आप वाई से कैसे पैसे मांगोगे यार, ये क्या बात हुई? कोई लेना देना नहीं। ये तो बात होगी कि हमारा पैसा कपिल जी ने दिया है, कपिल जी आगे उधार दिया भट्टराज जी ने, और मैं भट्टराज जी ने आ रहा है हमारा पैसा कौन दे पाछो, भट्टराज जी के कद दिया भाई तुमने? नहीं, ये तो रिसीवर पॉइंट होगा ना, वो करेगा भाई ए मन क्या है कि थांगा पैसा में बांध दिया बहु ले लो, कोई लेना देना नहीं है ना। और आपको प्रीव्यू ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नाम की एक चीज़ भी पता होगी। मेरा उसमें कोई लेना देना ही नहीं है ना। कोर्ट ऐसा कर सकता है पर मैडम, कोर्ट गार्निशी ऑर्डर बोलते हैं इसे। जैसे SBI बैंक था ना मैडम, वो विजय माल्या से पैसे मांगता था, ठीक है, और विजय माल्या किसी और से पैसे मांगता था, एक्स नाम की कंपनी से। विजय माल्या तो क्या कर गया, भाग गया। तो कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया एक्स को कि जो पैसे तू विजय माल्या का देता था ना, वो सीधे ही किसे दे दे। इसे गार्निशी ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गार्निशी ऑर्डर। ये कोर्ट कर सकता है, आप मुकदमा नहीं कर सकते हैं इस चीज का, है ना। कोर्ट ऐसा कर सकता है। क्यों नहीं कर पाएगी? करो ना केस। लॉ महिलाओं को बहुत सपोर्ट करता है, बहुत ज़्यादा। आपके हस्बैंड ने आपको फ़ोन गिफ्ट किया और अब वो कोई जोड़ हो यानी कि तोड़ फेंक दूँ लो, महिला के तू थोड़ दिरायो भी हो या नहीं तो भी वो तोड़ कौन फेंक सके। तो महिला के पास कोई प्रॉपर्टी एक बार गई ना तो लॉ कहता है आउटगोइंग नहीं है, वो स्त्री धन हो गया। वो क्या हो गया? चाहे पैसे किसी के ही लगे हो, एक बार महिला को कोई चीज मिल गई वो उसी की। पति को महिला ने दिया है तो वो तो हो गया दहेज। अच्छा, तो वाइफ ने हस्बैंड को दिया और झगड़ा तो वापस ले सकती है? हाँ, गिफ्ट नहीं, नॉर्मली ऐसे ही कोई चीज दी हो तो गिफ्ट हो गया ना, प्योर ही हो गया। नहीं तो एक बार महिला के पास कोई चीज चली गई वो उसी की है, फिर उस पर किसी का अधिकार नहीं। अब जी ब्याह हुए, ब्याह में लड़के पक्ष वाले महिला को गहने जवाहरात जो भी दें वो तो महिला के ही हैं। डाइवोर्स होती तो महिला ने जो दायजा दिया वो तो सारा ले लेंगे, वो तो दहेज है। महिला को जो मिला है वो सारा क्या है? स्त्री धन है। चलें आगे, धारा 9 हो गई। इधर देखिए, हमने डिवोर्स हो गया, घर से नहीं जा रही तो वो ट्रेसपासर है, आप उसे कंप्लेंट करें, थाने के अंदर हाथों हाथ निकाल देंगे। थाने में आप हाथों हाथ, हाँ वो अत्याचार है। रिकॉर्डिंग चल रही, थोड़ी देर बाद बात करते हैं, है ना। चलिए सेक्शन सबसे पहले हमने पढ़ा था 7। आराम से विचार करते हैं इन बातों पर। सेक्शन 7 क्या कहता था? देखो, लीगल डिसेबिलिटी होगी तो समय रुक जाएगा, पर बोला कि एक से अधिक व्यक्ति वाद लाने वाले थे, उनमें से एक को डिसेबिलिटी है, तो क्या रुकना जरूरी है क्या? तो वो कहता है भाई क्या उनके बिना आप डिस्चार्ज कर सकते थे? अगर हाँ तो फिर समय रुकेगा नहीं, इतनी सी बात कह रहे हैं। फिर हमने पढ़ी सेक्शन 8 स्पेशल एक्शन। प्री एम्पशन पे कोई लीगल डिसेबिलिटी का फर्क नहीं, आप भले माइनर हो, पागल हो, इडियट हो, कुछ भी हो, प्री एम्पशन तो 1 साल का ही राइट है, 1 साल से आगे समय नहीं बढ़ेगा। क्लियर बात थी? ठीक है। जो भी आपको बढ़ा हुआ समय मिल रहा है, जब भी आपकी डिसेबिलिटी सीज हुई तो आपको हाईएस्ट वो समय कितना मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। ये धारा 8 ने बोला। सिंपली बात करें तो इतना ही था, हमने तो लंबी लंबी चौड़ी बातें की तो इतना लग रहा है। फिर हमने पढ़ा सेक्शन 9। एक बार समय का शुरू हो गया
कॉज ऑफ एक्शन के बाद आप सही थे, समय शुरू हो गया, आप मर जाओ, आप पागल हो जाओ, आप इडियट हो जाओ, कुछ भी हो, कोई भी तरीका समय को रोक, केवल एक अपवाद है, वो भी पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लाए ये, कि अगर क्रेडिटर का यानी जो लेनदार है उसी का प्रशासन पत्र देनदार के पास चले जाए तो देनदार अपने आप पे केस नहीं करने वाला, तो उतना समय सस्पेंड करे। ये देखिए कितनी अजीब, ये बात पढ़ के कोई एग्जाम्पल निकाल सकता है क्या? पता नहीं क्या लोग हैं और चाहते क्या हैं कि लॉ किसी को नहीं समझ आए, ये लोग ये चाहते हैं लिखने वाले। ज्ञान सबको होना चाहिए। लॉ सबको। ज्यादा सही नहीं रहता क्या? सभी की ही समझ आता लो यार, हर सेक्शन के बाद एक एग्जाम्पल लिख दो। हाँ चलें आगे। धारा 10 ये क्या है सर? आपको याद हो तो मैं ये थोड़ा बहुत आपको बता चुका। विधि में ट्रस्ट को कुछ अलग ही मान्यता दे रखी है। एक चीज मेरी यहाँ गिर गई, कहीं रह गई है ना, आपको पता नहीं था, आप सद्भावना पूर्वक इसे उठा के ले गए कि कल सर को दे दूंगा, ठीक है। यहाँ कोई चीज़ फ़ोन रह गया मान लो, ठीक है, मैं चला गया, आप पीछे से उठा के ले गए कि कल सर को दे देंगे। कल मैंने फ़ोन का पूछा ही नहीं, आपके मन में आया लालच, ये सर तो भूल गए, रख लो। सजा 2 ही साल। सजा कितनी? 2 साल। मैंने खुद ने आपको फ़ोन दिया विश्वास करके और आपने रख लिया, सजा 3 साल। क्यों? बात तो सेम ही है, मेरा फ़ोन आपने रख लिया, दोनों ही कंडीशन में सेम ही बात है। लेकिन इसमें न्यास विधि ट्रस्ट को अलग ही मान्यता देती है, ये ध्यान रखिएगा। ट्रस्ट के संबंध में जहां भी लॉ में आप पढ़ोगे तो एक अलग ही कुछ ना कुछ उसमें स्पेशल लिखा जरूर मिलेगा। लॉ में किसी भी लॉ की बात कर रहा हूं मैं, ट्रस्ट नाम आते ही आपको स्पेशल कुछ ना कुछ, जैसे आप SRA पढ़ते हैं उसमें ट्रस्ट की प्रॉपर्टी, ट्रस्ट में आपने किसी को दी है तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मुकदमा, सब जगह ट्रस्ट को थोड़ा स्पेशल मान्यता दी। यहाँ भी ऐसा ही है। ये क्या बोल रहा है? अगर आपने किसी व्यक्ति को ट्रस्ट पे कोई चीज़ दी है, यानी ट्रस्टी है सामने वाला, तो उस पर मुकदमा करने की कोई भी लिमिट नहीं है, ना 1 साल, न 2, न 3, न 5, न 10, न 15, न 20, न 100, न 200, न 500। क्यों सर? हम क्या कह रहे हैं? ट्रस्ट एग्रीमेंट, यानी सामने वाला कौन है? ट्रस्टी। ट्रस्टी मतलब उस पर क्या किया गया? विश्वास वाले व्यक्ति पे आपको शक ही नहीं होता, तो आप मुकदमा क्या, मेरा इतना विश्वास, मैंने किसी पे विश्वास पे कोई काम किया है, उस आदमी में मुकदमा कराऊंगा क्या? 1 साल खत्म हो रहा है, जल्दी करा दो। अरे भाई मैंने विश्वास किया है ना उस पे, तभी तो वो काम किया है, तभी तो वो ट्रस्ट एग्रीमेंट है, तो उस पे मुकदमा मैं शायद 1 साल कराऊं ही ना, कि विश्वास है मुझे। 3 साल 10 साल। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मान लीजिए आज तारीख कितनी है? 28 तारीख है। आपने मुझे आज की तारीख का चेक दिया और बोला कि सर 3 महीने में हाईएस्ट पैसा आपका लौटा दूँ। कितने महीने में लौटा दूंगा? 3 महीने में लौटा दूंगा। आपने चेक दिया, 3 महीने तक आप प्लीज़ लगाना मत इसे। चेक की लिमिट भी कितनी होती है? तो आपने कहा 3 महीने में कभी भी दे दूँ, हो सकता है कल भी दे दूँ, परसों में दे दूँ, पड़ले भी दिन भी दे दूँ। 3 महीने ख़त्म होने के बाद मैं उस चेक को बैंक में लगा नहीं सकता हूँ, ये ध्यान रखना। हाईएस्ट लिमिट ही चेक की कितनी होती है? 1.5 से 3 में। अब वो 3 महीने होने वाले हैं, मेरे मन में बिल्कुल भी आएगा कि चेक लगा दूँ, नहीं तो ये पैसे नहीं देगा तो क्या होगा? क्योंकि मैंने पैसा काय पे दिया है? ट्रस्ट पे। और आप होशियारी क्या कर रहे हो? बस 3 महीने निकालने की कोशिश कर रहे हो। वो 3 महीने निकले, ले पैसा देगा। ट्रस्ट वाला आदमी साधारणतः केस नहीं कराता, समय से भी वो ऐसा नहीं होता, डरता नहीं है कि सामने वाले पे मुकदमा करा दो। तो ट्रस्ट की इन्होंने कोई लिमिट भी नहीं। ट्रस्टी पे आपको मुकदमा करना है, आपने एक ट्रस्ट खोला एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए, वो वहाँ पे शादियाँ करवा रहा है, मैरिज गार्डन खोल दिया वहाँ पे,
केस कर सकते हो आप उस पर। ट्रस्ट की संपत्तियां बेचने को तैयार हो गया, केस कर सकते हो। ट्रस्ट को सही से नहीं संभाला, केस कर सकते। कब कर सकते हो? कोई लिमिट नहीं है, ध्यान है। तो सर पीछे हमने शेड्यूल में पढ़ा था ना, सूट रिलेटिंग टू ट्रस्ट एंड, उसमें पढ़ो आप एक बार, अंदर जो बातें लिखी है उनमें बोला है कि अगर ट्रस्टी ने आगे प्रॉपर्टी किसी को दे दी है तो उस व्यक्ति पे आप केस कब तक कर सकते हो। उसकी समय सीमा है ट्रस्ट प्लस मूवेबल 3 साल, ट्रस्ट प्लस मूवेबल 12, ट्रस्ट प्लस मूवेबल और इमूवेबल 12, ये उसकी सीमा है। ट्रस्टी पे केस करने की कोई समय सीमा नहीं। इतनी लंबी चौड़ी जो बात मैंने बोली है वही बात इसमें लिखी है, बस लैंग्वेज में, और धारा 10 में कुछ भी नहीं है। धारा 10 का मतलब क्या है? ट्रस्टी पे केस करने की कोई समय सीमा नहीं। आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। शूट अगेंस्ट ट्रस्टी एंड देयर एलआर नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। पहले हमने जो भी बातें लिखी है, यानी धारा 3, धारा 4, कोई भी बात का कोई अर्थ नहीं है। नो शूट अगेंस्ट ए पर्सन इन हुम प्रॉपर्टी हैज इन्वेस्टेड इन ट्रस्ट। जिसे प्रॉपर्टी कैसे दी है? न्यास के अधीन दी है, ट्रस्ट के अधीन दी। ट्रस्ट एग्रीमेंट तो जानते हैं आप सब लोग। और अगेंस्ट इज एलआर और असाइनी, उसका एलआर या उसकी तरफ से कोई काम कर रहा है, जो पैसों के लिए काम कर रहा है वो नहीं। फॉर द पर्पज ऑफ फॉलोइंग इन हिज और देयर हैंड्स सच प्रॉपर्टी और प्रोसीड देयर ऑफ और फॉर अकाउंट ऑफ सच प्रॉपर्टी और प्रोसीड शैल बी बार्ड बाय एनी लेंथ ऑफ टाइम। हिंदी वाले, इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों के अध्ययन किसी बात के होते किसी व्यक्ति के विरुद्ध जिसमें संपत्ति किसी निर्दिष्ट प्रयोजन के लिए न्यास निहित हुई अथवा उसके एलआर या संदेशित के विरुद्ध उसके या उसके हस्तगत ऐसी संपत्ति उसके आगमों का पीछा करने के प्रयोजन से या उस संपत्ति आगमों के लेखा। 3 चीजें हैं। पहला तो जो प्रॉपर्टी आपने ट्रस्ट पे दी है, मैंने एक बिल्डिंग बना के दी और क्या बोला इसमें क्या खोलना है? एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना है। तो उस प्रॉपर्टी के लिए मैं उस पर कभी भी वाद लाऊं, कोई लिमिटेशन नहीं। एक चीज, 3 चीजें दे रखी है इसमें, इन्हें भी याद करना पड़ेगा। सबसे पहले तो वो प्रॉपर्टी, दूसरा उस प्रॉपर्टी से जो आ रहा है रेवेन्यू, वो पढ़ा रहे हैं तो फीस तो लेते ही होंगे, कुछ भी लो कम लो पर फीस तो ले ही रहे हैं। जितने भी कॉलेजेस हैं, रामपुरिया कॉलेज हो गए, जैन कॉलेज हो गए, ये सब ट्रस्ट है। ये सामने सोफिया बीबी ट्रस्ट, ये पैसा नहीं कमा रहे क्या? दफा दफा के कमा रहे हैं। तो इनसे जो पैसा आ रहा है उसके लिए 2 चीजें, पहला वो प्रॉपर्टी खुद, दूसरा उस प्रॉपर्टी के प्रोसीड्स जो भी उससे अराइज हो रहा है, क्लियर। और तीसरा उसका लेखा जोखा, उस प्रॉपर्टी का या उससे आने वाला जो इनकम है उसका लेखा जोखा। इन 3 के लिए आप कभी भी केस करें, कोई लिमिटेशन, याद रहेगा क्या बोला मैंने? ट्रस्ट पे जो प्रॉपर्टी दी है वो, उससे कोई प्रोसीड्स आई है या उसके अकाउंट्स, लेखा जोखा। प्रॉपर्टी खुद, उससे कोई इनकम आ रही है वो, और उसके अकाउंट्स, लेखा जोखा। इन तीनों के लिए कोई भी लिमिटेशन पीरियड नहीं, आप कभी भी मुकदमा कर सकते हैं। क्लियर? एक्सप्लेनेशन फर्जी है पर हम जब सब याद ही कर रहे हैं तो कर ही लेते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इस धारा के लिए, एनी प्रॉपर्टी कंप्राइज इन ए हिंदू मुस्लिम और बुद्धिस्ट रिलीजन और चैरिटेबल इंडोमेंट, किसी हिंदू मुस्लिम या बौद्ध धार्मिक या खैराती विन्यास समाविष्ट कोई संपत्ति आपने किसी में दी है, कोई मंदिर बन रहा है उसमें, मस्जिद में दी है, कहीं भी दी है, तो उसे भी हमने क्या मान लिया है? ट्रस्ट मान लिया है। उन्हें भी क्या करोगे आप? प्रॉपर्टी दोगे तो उसके लिए कभी भी मुकदमा कर सकते हैं। shall be deemed to be a property vested in trust for the specific purpose and the manager of property shall be deemed to be, और उस प्रॉपर्टी को जो संभाल रहा है उसी को हम क्या मान लेंगे? ट्रस्टी। यानी उस पर कभी भी मुकदमा आप कर सकते हो। क्लियर? एक मंदिर है, मंदिर है ना, उसमें पास में आपकी ज़मीन पड़ती है। पुजारी बाबा ने कहा साहब हमारे भी थोड़ा मंदिर का प्रेमी बड़ा हो जाए, आपने ज़मीन दान दे दी, मंदिर प्रेमी उसको दी, काय पे दी? ये भी चैरिटेबल इंडोमेंट है, यानी आपने इसे भी हमने क्या मान लिया? ट्रस्ट। वो उस प्रॉपर्टी को बेच के खा जाता है पुजारी, केस नहीं कर सकते क्या आप? कब कर सकते हो? कोई लिमिटेशन नहीं। ये कह रहा है ऐसे चैरिटेबल इंडोमेंट वगैरह है उन्हें भी हम क्या मानते हैं? ट्रस्ट। और उसे जो संभाल रहा है उसे हम क्या मान लेंगे? ट्रस्ट। क्लियर? तो धारा 10
सर कितनी महत्वपूर्ण है, जितनी अभी पढ़ रहे थे उतनी बिल्कुल भी नहीं। अभी तक में केवल एक धारा 7 और धारा 10 ऐसी है जो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये भी है, एक होता है ना एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट, जैसे धारा 3, 4, 5, 6, 8, 9, ये सब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण धाराएं हैं। इस एक्ट की जितनी ये धाराएं महत्वपूर्ण है, कोई और अधिनियम नहीं है जो अपने आप में सारी धाराएं इतनी इंपॉर्टेंस रखता हो। ये एक्ट रखता है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर। धारा 10 में साधारणतः पूछा जाता है कि भाई साहब इसमें लिमिटेशन कितनी होती है, कोई लिमिटेशन नहीं। क्लियर। आज का लास्ट सेक्शन, सेक्शन 11 क्या है सर? शूट ऑन कॉन्टैक्ट एंटर इनटू आउटसाइड द टेरिटरी टू विच द एक्ट एक्सटेंड्स। पहले आपसे सिंपल पूछ लेता हूँ, फिर लिखा हुआ पढ़ेंगे, है ना? ज़्यादा तो नहीं हुआ ना आज? थोड़े से समझने लायक थे, है ना? दिमाग को आपको थोड़ा प्रेशर देना पड़ा होगा। हमने शुरू में एक बात पढ़ी थी, ये लॉ कौन सा है? ये क्या होता है? लॉ ऑफ कोर्ट, न्यायालय की विधि। भारत में किसी भी कोर्ट में जाओ आप, लिमिटेशन एक्ट कौन सा लागू होगा? भारत का। यही पढ़ा था। अब सोच के देखिए, ये भारत है, असली भारत बनाना नहीं आता, गोल है अभी, है ना? ठीक है। एक ये भारतीय कोई व्यक्ति है ना? और ये कोई रूस का आदमी है, औरत नहीं बोली नहीं, आप दूसरा अर्थ निकाल लेते। इन दोनों ने क्या किया है? आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है? और ये कॉन्ट्रैक्ट इनमें से कोई पालन नहीं कर रहा, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मुकदमा कितने समय में लाया जाता है? भारत में मुकदमा लाते हैं तो कितना समय है? 3 वर्ष। और रूस में लाएंगे तो उनका समय है। इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुकदमा कहां लाया जा सकता है? सोचिए। अरे भाई, एक भारतीय ने किया, एक रूस के आदमी ने किया, मुकदमा कहां ला सकते हैं? कहीं भी ला सकते हैं, कोई मना थोड़ी है। भारत में लाएंगे तो समय कितना लगेगा? जो भारत का लिमिटेशन एक्ट है वो लगेगा। रूस में केस लाएंगे तो लिमिटेशन भारत का लेके जाएगा क्या रूस का? सही है ना माथा अपना भाई। अगर मुकदमा भारत में हो तो हम रूस का लिमिटेशन एक्ट पढ़ेंगे क्या? तो कौन सा पीरियड लागू होगा? हो सकता है यहाँ पीरियड कितना हो, 2 ही साल हो सकता है 1 ही साल हो सकता है या नहीं हो सकता, पर लगेगा कौन सा अगर भारत में मुकदमा लाए हैं तो? यही धारा 11 बोलती है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट भारत के बाहर हुआ है और मुकदमा कहाँ लाया गया है तो लिमिटेशन एक्ट कहाँ का लागू होगा? भारत का। क्लियर। यहाँ एक आदमी और जोड़ा, फॉरेन और J&K, जबकि अब J&K हमेशा ही था, बस अब लीगली जो एक आधी तकलीफ थी उसे भी दूर कर दिया गया। तो अभी J&K वाला तो हमें पढ़ना नहीं, हमें क्या पढ़ना है? कॉन्ट्रैक्ट किससे पहले क्या था? J&K में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या भारत के बाहर हुआ है और मुकदमा कहाँ लाया गया है? भारत के अंदर, तो भारत का लिमिटेशन लागू होगा। J&K तो अब बात ही खत्म हो गई। अब तो सिर्फ हमें क्या पढ़ना है? कॉन्ट्रैक्ट बाहर किया गया है, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ किया गया है और मुकदमा कहाँ लाया गया है, लॉ कौन सा लागू होगा? क्लियर। पढ़िए। ऐसा भी हो सकता है आप 2 भारतीय हैं, भारत के बाहर कांटेक्ट करें और मुकदमा भारत में लेके आए, तो भी लॉ कौन सा लागू होगा? लेक्स फॉरी का अर्थ ही क्या है? जहां आप मुकदमा करेंगे उस कोर्ट का जो वो कोर्ट कहाँ का है वही लॉ लागू। तो धारा 11 पढ़िएगा। सूट इंस्टीट्यूटेड इन द टेरिटरी टू विच एक्ट एक्सटेंड्स। कहाँ मुकदमा कर रहे हैं? टू विच एक्ट एक्सटेंड। ये एक्ट कहाँ एक्सटेंड होता है? भारत में हो रहा है ना, ठीक है। ऑन कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट कहाँ किया है? एंटर्ड इनटू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसे तो आप हटा दीजिए, कोई सेंस नहीं है। और इन ए फॉरेन कंट्री, कॉन्ट्रैक्ट कहाँ हुआ है? भारत के बाहर, और मुकदमा कहाँ ला रहे हो? भारत में। सेल बी सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ लिमिटेशन कंटेन्ड इन दिस एक्ट। तो एक्ट कौन सा लागू होगा? दिस एक्ट। दिस एक्ट मतलब इंडियन लिमिटेशन एक्ट
1963। इसमें किसी को कोई दिक्कत? सेकंड, इसकी जस्ट यही बात उल्टे शब्दों में, एक्टिव पैसिव पढ़ा है कभी? यहाँ क्या बोल रहा है? भारत के बाहर कांटेक्ट किया, मुकदमा भारत में किया, तो लॉ कौन सा लागू होगा? भारत का। सेकंड क्या बोल रहा है? भारत के बाहर कांटेक्ट किया, मुकदमा भारत में किया, तो बाहर का लॉ लागू नहीं होगा। बात तो सेम ही है। इधर देखिए, कांटेक्ट भारत के बाहर किया, मुकदमा भारत में किया, फर्स्ट क्लोज कहता है लॉ कौन सा लागू होगा? भारत का। सेकंड क्या कहता है? सेम बात, कांटेक्ट बाहर किया, मुकदमा भारत में किया, तो लॉ कौन सा लागू नहीं होगा? बाहर है, होशियार। इधर देखो, नो रूल ऑफ लिमिटेशन इन फोर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और इन फॉरेन कंट्रीज शैल बी डिफेंस टू ए शूट इंस्टीट्यूटेड इन द सेड टेरिटरीज ऑन ए कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू द स्टेट और फॉरेन कंट्री। यानी जस्ट उल्टी बात बोल दी। पहले बोला कि भारत के बाहर कॉन्ट्रैक्ट किया, भारत में मुकदमा करोगे तो लॉ भारत का लागू होगा। अब कह रहा है कि भारत के बाहर कॉन्ट्रैक्ट किया, मुकदमा भारत में किया, तो लॉ कौन सा लागू नहीं होगा? डिफेंस कौन सा लागू नहीं होगा? बाहर का। वो ये नहीं कह सकता सर बाहर तो साल कितने थे? एक ही थे, ये तो अब तीसरे साल मुकदमा ला रहा है, मुकदमा मत लो, बाहर का लॉ लागू नहीं होगा। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? देखिए, ये भारत है, एक व्यक्ति है, बाहर कांटेक्ट हुआ, ठीक है, जहाँ कांटेक्ट हुआ वहाँ कांटेक्ट के लिए समय सीमा थी 1 ईयर। क्लियर? भारत में कितनी है कांटेक्ट ब्रीच पे? तो जिसने कांटेक्ट ब्रीच किया वो तो क्या चाहेगा? लॉ कौन सा लगे? भारत के बाहर का लगे ना, क्योंकि 1 साल के बाद उसमें मुकदमा कोई नहीं। उस आदमी ने मुकदमा कहाँ किया है? जिस व्यक्ति ने भारत में मुकदमा किया है, और भारत में लिमिटेशन कितनी है? यानी उसने 2.5 साल के बाद मुकदमा किया है। तो दूसरी पार्टी क्या कहेगी कि सर जहाँ हमने कांटेक्ट किया था वहाँ तो लिमिटेशन कितनी थी? 1 ही साल थी, आप तो सर अब सुन नहीं सकते। तो भारत का कोर्ट क्या कहेगा? मुकदमा कहाँ हुआ है, लॉ भी कौन सा लागू होगा? यही कहना चाह रहे हैं। क्लियर? एक अपवाद है पर इसका, भारत के बाहर का लॉ डिफेंस पे लागू हो सकता है। डिफेंस ले सकते हो कि सर वहाँ तो 1 ही साल था। कब ले सकते हो? आइए देखते हैं जो ले रखे। अनलेस ए एंड बी, ये लोग अलग अलग पढ़ते हैं, बुक्स में भी अलग अलग लिखा है, जबकि ये प्लस में है, बीच में एंड लिखा है ना, दोनों के बीच में देखो, ए और बी के बीच में। लॉ में एंड का अर्थ क्या होता है? प्लस और यानी प्लस। लॉ में एंड कहीं भी वर्ड दिख जाए आपको, है ना, हिंदी में और अंग्रेजी में एंड, इसका अर्थ हमेशा क्या लगा लो? प्लस लगा। तो यानी ये दोनों जरूरी है, तब जाके क्या होगा? बाहर का लॉ डिफेंस में लागू हो सकता है। कब? द रूल हैज एक्सटिंग्विश द कॉन्ट्रैक्ट, उस नियम ने क्या किया है? संविदा को ही खत्म कर दिया। देखिएगा, आराम से समझिएगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। इधर देखो, ऐसे नहीं समझ आएगा। ये भारत है, भारत के बाहर 2 भारतीयों ने कांटेक्ट किया, या भारत के बाहर 2 NRI थे हमारे भारत वाले, उन्होंने कांटेक्ट किया। एक भारतीय था, एक बाहर का था, कोई लेना देना नहीं। हम एक एग्जांपल ले देते हैं कि X भारत का है और Y कहाँ का है? बाहर का है, ठीक है। इन्होंने कांटेक्ट किया, कहाँ किया? यहीं बाहर ही किया। यहाँ लिमिटेशन पीरियड उस कांटेक्ट ब्रीच पे कितनी थी? 1 साल। और यहाँ कितनी है? मुकदमा भारत में हुआ है तो लिमिटेशन कौन सी लागू होगी? इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है। ये डिफेंस नहीं ले सकता कि सर बाहर तो कितनी थी लिमिटेशन, मुकदमा खारिज करो, ये ले ही जा सकती है क्या लिमिट? डिफेंस नहीं, ये सबसेक्शन 2 ने बोल दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत। पर एक अपवाद है, वो क्या है? X भारत का, Y बाहर का, ठीक है। लिमिटेशन बाहर कितनी है? 1 साल, और यहाँ कितनी है? 3 साल। ये जो 1 साल वाला प्रोविज़न है वो ये कहता है 1 साल, अगर ऐसा कहे ये रूल कि 1 साल बाद ना तो मुकदमा हो सकता है, ना ही इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैलिडिटी रहेगी। अगर वो रूल क्या कहता है कि 1 साल तक अगर कोई पार्टी एक दूसरे पे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मुकदमा नहीं करती कॉन्ट्रैक्ट का पालन के लिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट से दोनों पार्टियां लाइबिलिटी से क्या हो जाएगी? डिस्चार्ज हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। अगर ऐसा रूल है, वहाँ रूल कैसा है कि उस समय के बाद वो संविदा ही समाप्त
हो जाएगी, दोनों पार्टी का एक दूसरे पे कोई हक नहीं रहे। जैसे भारतीय कानून क्या कहता है, हम केवल जुडिशियल रेमेडी को बार करते हैं, आपके अधिकारों को नहीं, आप ले अधिकारों को नहीं। अगर वहां कोई रूल हो और ये बोला हो कि इस समय के बाद क्या होगा, ना तो कोर्ट जा सकते हो और ना ही दोनों पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट पे कोई लाइबिलिटी रहेगी, कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं। जैसे यहाँ लिखा है ना 12 साल तक आपके कब्जा रहा, जैसे 27 है, तो आपका राइट भी खत्म हो जाए। वैसे ही वहां लॉ में लिखा हो कि अगर इतने समय तक कॉन्ट्रैक्ट का पालन नहीं किया जाता और मुकदमा नहीं किया जाता तो दोनों पार्टी में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसी को ही हम खत्म मान लेंगे। कॉन्ट्रैक्ट का इफेक्ट क्या हो जाएगा, शून्य, जीरो, है ना। तब प्लस ये 1 साल था ना, इतने समय तक एक्स और वाई दोनों कहाँ रहे हों, उसी कंट्री में रहे हों जहाँ का रूल लगवाना चाहते हो। दोनों ही पार्टियां कहाँ रह रही हो, उसी कंट्री में रहे। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? एक तो बात कि सर दोनों एक ही जगह रह रहे हैं, तो दोनों को पता था हम पे क्या लागू होने वाला है, रूल वहाँ के ही लागू होने वाले। और दूसरा वो जो पीरियड है ना, वो केवल जुडिशियल रेमेडी बार नहीं कर रहा, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को ही क्या कर रहा है, शून्य कर रहा। तो इन दोनों के मन में पहले से ही पता था कि 1 साल निकलने के बाद कोई ना तो केस कर पाएगा, ना ही इस कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैलिडिटी रहेगी, यानी कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो गया था, जीरो। जो कॉन्ट्रैक्ट वहाँ जीरो हो गया उसके लिए एक्स होशियारी करता है और कहाँ आता है, 2 साल बाद भारत आता है और केस करता है। क्या करने देंगे क्या भाई, वो कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो गया। और उस दरमियान जब वो कॉन्ट्रैक्ट, वो समय था, उस दरमियान तू भी उसी स्टेट में था, उसी फॉरेन कंट्री में था जहाँ पे ये प्रावधान है, यानी तेरे पे भी, तेरे दिमाग में भी क्या था कि 1 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। ये तो तू होशियारी कर रहा है, क्योंकि वहाँ अब राइट बचा नहीं, वहाँ अब कॉन्ट्रैक्ट बचा नहीं। जो कॉन्ट्रैक्ट बचा ही नहीं उसके लिए उठ के कहाँ आ रहा है भारत, और क्या कह रहा है कि मेरा मुकदमा सुनो, हम नहीं सुने। 2 चीज़ें जरूरी है, क्या क्या, एक तो रूल का मतलब जो समय है, उस समय के पश्चात वह नियम ये कहता है कि वह कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। प्लस हाँ, वो दोनों ही पार्टी जो मुकदमा कर रहे हैं, दोनों पार्टी उतने समय तक, जो उस रूल में समय है ना, 1 साल 2 साल जो भी है, उतने समय तक दोनों ही पार्टी उसी फॉरेन कंट्री में रिसाइड कर रही है। क्लियर? ये है सेक्शन 11 आपका, ठीक है।